तो आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, ये तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। तैयार होना तो अलग बात है, ये पहली स्टेज है। इसके बाद आपको साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा, पैसा लगेगा, संसाधन लगेंगे, और फिर ये 24/7 जॉब है। चुनाव जीतना सबके लिए मुश्किल है। एमएलए बनना, एमपी बनना ये आसान नहीं है। अगर आपका घर बार है, आपको घर बार से इतना प्रेम है, आप घर से बाहर जा नहीं सकते। मेरे आते के लोग दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस कहते साहब एमपी बनना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली आ जाइए, 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए, कम से कम वीआईपी ट्रेनिंग 15 दिन का तो लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा का भी है, 1 साल वाले भी है, 2 साल 5 साल का भी है, मिनिमम 15 दिन का है। कहते साहब मैं दिल्ली नहीं आ सकता। तो कंफर्ट जोन में भी जो है अपने, ये तो कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन नहीं, सपना देख लिया, सपना देखने के कोई पैसे थोड़े लगते हैं, राइट। प्रॉब्लम क्या है, 15 दिन लगाना, 15 दिन घर से दूर रहना, काम करना, इसमें पैसा लगता है। एग्री। और फिर चुनाव, अभी मैं एक सांसद से मिला, पप्पू यादव जी, उन्होंने बड़ी बात बोली, 6 बार के सांसद हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा जी कम से कम 100 करोड़ रुपए चाहिए सांसद बनने के लिए। बताओ सर, नॉर्मल इंसान कैसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। चुनाव में बूथ की टीम चाहिए, फिर कैंपेन की टीम चाहिए, फिर शैडो कैंपेन की टीम चाहिए, फिर फूडिंग की टीम चाहिए, ट्रांसपोर्ट टीम चाहिए, अलग अलग टीमें हैं। फिर उन टीमों में सब कैटेगरी है। जैसे प्रमोशनल टीम में अलग अलग, सोशल मीडिया का प्रमोशन अलग होगा, ग्राउंड का अलग होगा, होर्डिंग बैनर पोस्टर का अलग होगा, गिफ्ट का अलग होगा। फिर चुनाव से पहले का रणनीति, टिकट मिलने का क्या, कई लोग मेरे पास आते हैं, साहब एक बार टिकट मिल जाए ना फिर मैं आपसे काम कराऊँ। मैं कहता हूँ भाई टिकट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि टिकट मिलता ही उसे जो काम कर रहा होता है। हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम है उनको हैंड होल्डिंग करना, उनको ट्रेन करना, उनको सपोर्ट करना। बट कोई सांसद विधायक अपनी क्षमता से बनता है, मैं किसी का नाम लूँ कि वो मेरी वजह से बन गया, सही नहीं है जी। बट हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हैं जो एमपी हैं, एमएलए हैं, हमारा एक एग्रीमेंट भी होता है। ओके। हम कभी किसी एमपी एमएलए का नाम यूज़ नहीं करते कि उसकी वजह से आप मेरे यहाँ आ जाओ। हमारा एग्रीमेंट है कि हम नाम यूज़ नहीं करेंगे आपका, अगर हमने आपके इलेक्शन में मदद की है या ट्रेनिंग भी दी है तो आप बताना चाहो तो बता दो। तो बहुत सारे एमएलएज ने, बहुत सारे नेताओं ने इंटरव्यू में बोला है अलग अलग जगह मेरा नाम। मेरे चैनल पर भी कई एमएलएज की वीडियोज़ हैं, इसी चैनल पर शाहनवाज चौधरी, तो वो देख सकते हैं लोग। उन्होंने वो सब झेला। मैं एक सफल राजनेता की बात कर रहा हूँ, महिला की, उसने बोला कि मैंने बहुत कुछ झेला लेकिन मैं अड़ी रही, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। जो आप सुनना चाहते हो, राजनेता बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था एक पॉडकास्ट में कि सब राजनेता जाति धर्म पे समाज को बांटते हैं जी। मैंने कहा नहीं, राजनेता नहीं बांटते, समाज ऑलरेडी जाति धर्म पे बटा हुआ है, राजनेता उसका उपयोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। मैं हूं शुभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा गर्म होने वाला है। अगर मैं बात करूं, एक अमीर घर पर बैठे हुए एक इंसान अगर कोई चाय भी पी रहा हो ना, और चाहे वो एक टपरी पर भी बैठकर चाय पी रहा हो, वहां पर भी इसी टॉपिक के बारे में बात होती है। तो मैं बात कर रहा हूं राजनीति की, पॉलिटिक्स। तो आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में कैसे एमपी और एमएलए के जो इलेक्शंस होते हैं उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, कैसे एक इन्वेस्टमेंट कहां कहां लगती है, किधर किधर लगती है, और कितना ज्यादा जरूरी होता है उस पैसे को इन्वेस्ट करना उस इलेक्शन को एक सक्सेसफुल इलेक्शन बनाने के लिए। और हम जानेंगे कि कैसे पार्टीज की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, एक पार्टी का क्या रोल होता है उस इलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और उस इलेक्शन के पीछे की जो हिडन स्ट्रैटेजीज होती है वो भी हम जानेंगे। और अगर मैं बात करूं कि उनका क्या रिलेशन है पॉलिटिक्स से उनका रिलेशन है, वो खुद ही एक पॉलिटिक्स है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, जिनके पास मोर देन 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के संस्थापक भी है। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। एंड सर, एंड ऑडियंस, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2006 से सर पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं उन विधायकों को, उन सांसदों को और उनके फैमिली मेंबर्स को भी। तो अगर किसी को भी एक पॉलिटिकल ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है तो सर आज हमारे साथ हैं, और साथ ही हम आज कवर करेंगे इस जर्नी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो एमपी और एमएलए की इलेक्शंस होते हैं उसके पीछे प्रोसेस तो देखो लंबा होता होगा, सबको ये पता है, लेकिन किसी को रियलिटी नहीं पता होती। तो आप बताइए कि क्या ऐसा एक टाइम फ्रेम होगा कि जब आप कहेंगे कि ये जो बंदा है ये रेडी है पॉलिटिशियन बनने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए?
नहीं देखो, इलेक्शन लड़ना तो एक बहुत देर की स्टेज है। पहली स्टेज तो ये वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने जा रहा है। और लड़ाई कौन सी? युद्ध लड़ने जा रहा है जी। जो आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि राजनीति और युद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है। रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। तो आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, ये तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। तैयार होना तो अलग बात है, ये पहली स्टेज है। इसके बाद आपको साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा, पैसा लगेगा, संसाधन लगेंगे, और फिर ये 24/7 जॉब है। और जनता तो देखो, अगर आप बिजनेस भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो शुरू में आप समय लगाते हो, पैसा लगाते हो, संसाधन लगाते हो, रिटर्न कम आती है। पॉलिटिक्स में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। तो फिर क्या करना है? एन केन प्राकेन, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करना पड़े, सफलता हासिल करो। अगर सफल नहीं हुए तो सारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। सर जैसे अब मैं ये बोलना चाहूंगा, आप जैसे कह रहे हैं साम दाम दंड भेद, हाँ, तो इससे इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। कुछ भी भाई, आपके परिवार पे बात आ सकती है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकता है, प्यार से समझा सकते हैं, डरा सकते हैं, बिजनेस को हैम्पर कर सकते हैं, आपका घर तोड़वा सकते हैं, और इंसान को भी खत्म करा सकते हैं। और करते हैं, मतलब सारे तो नहीं कहूंगा, अभी तो कम हो गया, लेकिन यूपी में, बिहार में, बंगाल में आज भी ऐसा है कि बंदे को उठवा लेते हैं। बंदों की हिम्मत नहीं हो पाती है। बंगाल की सच्ची घटना बताता हूँ। बंगाल में क्या हुआ, बीजेपी नई नई सर्वाइव कर रही थी, मतलब शुरू कर रही थी। टीएमसी ऑलरेडी वहां थी और लेफ्ट पार्टी है और कांग्रेस है। कुछ लोगों ने, नए लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और वो काम करने लगे। टीएमसी के लोगों ने आकर उनको पीटा बुरी तरह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब उनको पीट के हॉस्पिटल ले गए जी। हॉस्पिटल में उनसे पूछा कि भाई क्यों पीटा तुम्हें? कह रहे पीटा ये दुख नहीं है, क्या कह के पीटा वो दुख है। क्या कहा? कह रहे क्या कहा? कहते कहा कि भाई तुम कौन होते हो राजनीति करने वाले? जब यहाँ पे लेफ्ट की सरकार थी तो हम लेफ्ट में थे, हम लेफ्ट की राजनीति कर रहे थे। आज टीएमसी है तो हम टीएमसी में, हम टीएमसी की राजनीति कर रहे हैं। कल बीजेपी भी तो हम ही करेंगे, तुम क्यों कर रहे हो बीजेपी का काम? अच्छा जी, ये तो गुंडागर्दी हुई ना सर। सीधी सी बात है कि जो भी सत्ता में रहेगा हम ही रहेंगे सत्ता में, चाहे सत्ता किसी की भी हो। तो ऐसा हर जगह नहीं है, बट बहुत सारी जगह है। और वर्तमान में भारत की राजनीति ऐसी है कि जहां पर आप इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते। लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर हिम्मत नहीं है तो राजनीति में मत आइए। और इससे बच भी नहीं सकते। कई लोग कहते हैं मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, आप भी शायद होगा, या कई लोग कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं कहता हूं आप राजनीति में रुचि लें ना लें, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। राजनीति आपकी जाति में रुचि लेती है, राजनीति आपके धर्म में रुचि लेती है, आप क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी जगहों के नाम, आपके बच्चों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, आपको खर्चा कितना देना, टैक्स कितना लगेगा, कमाई कितनी होगी, सब कुछ तो राजनीति तय कर रही है। लेफ्ट राइट सिर्फ राजनीति है, सब कुछ। कोई चीज ऐसी नहीं जो राजनीति से अछूती नहीं है। बच्चे पैदा होने से पहले उस पर राजनीति हो रही है कि उसका जन्म सरकारी हॉस्पिटल में होगा कि नहीं होगा, प्राइवेट में होगा तो सिजेरियन होगा कि नॉर्मल होगा, कितने पैसे लगेंगे, तो ये भी राजनीति है। एग्री, सब कुछ राजनीति से तय हो रहा है। अगर राजनीति बढ़िया होगी तो अच्छे हॉस्पिटल सरकारी होंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत सही बात कही आपने ये चीज। तो सच्चाई ये है कि राजनीति, आप चुनाव के लिए तैयार होना तो बहुत अलग है जी, वो तो एक लंबा प्रोसेसर है। अगर आप कोई लेमैन, बिल्कुल नया व्यक्ति आज चुनाव की तैयारी करे तो मिनिमम 5 ईयर प्लान लेकर चले। कम से कम 5 वर्ष लगेंगे। 5 वर्ष में भी हो सकता है पहले 5 वर्ष में से सफलता ना मिले, वरना मत आइए राजनीति में। कोई और काम करिए, अपना समय, अपना पैसा, संसाधन अपने बिजनेस में, बाकी चीजों में लगाइए। कोई डॉक्टर ने थोड़ी बोला राजनीति हर कोई करे यार। राइट, मैंने तो बताया ना, मैंने राजनीति में किताब लिखी है। हाँ जी, उसका शीर्षक है राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। उसे पता है सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पायलट बनिए, टीचर बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का फील है राजनीति। बताइए। अब सर एक चीज, जैसे एक नॉर्मल फैमिली मैन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ नॉर्मल फैमिली मैन के लिए डिफिकल्ट रहेगी ये चीज, क्योंकि देखो घर बार के साथ बंदा एक चुनाव जीतना सबके लिए मुश्किल है जी। एमएलए बनना, एमपी बनना ये आसान नहीं है। अगर आपका घर बार है, आपको घर बार से इतना प्रेम है, आप घर से बाहर जा नहीं सकते। मेरे आते हैं कई लोग, दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, कहते साहब एमपी बनना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली आ जाइए, 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए, कम से कम वीआईपी ट्रेनिंग। 15 दिन का तो लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा का भी है, 1 साल वाले भी है, 2 साल 5 साल का भी है, मिनिमम 15 दिन का है। कहते साहब मैं दिल्ली नहीं आ सकता। अरे भाई तू सांसद बनेगा, संसद भवन का है दिल्ली में, काम करना दिल्ली में, सपना है सांसद बनना, दिल्ली नहीं आऊंगा। फिर क्यों? क्योंकि मैं 15 दिन फैमिली से दूर नहीं रह सकता। ओ भाई तो फिर क्यों सांसद बनने का बन रहे हो? फिर खुद को झूठ बोल रहे हैं। राइट, आप दुनिया से झूठ बोलकर एक बार को सफल हो जाएंगे,
खुद से झूठ बोलकर सफल नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में। अच्छा, वो तो कंफर्ट जोन में भी तो है अपने, ये तो कंफर्ट जोन सिर्फ ही हुआ। कंफर्ट जोन नहीं, सपना जी। देख लिया, सपना देखने के कोई पैसे थोड़े लगते हैं। राइट। नहीं प्रॉब्लम क्या है, 15 दिन लगाना, 15 दिन घर से दूर रहना, काम करना, इसमें पैसा लगता है। एग्री एग्री। और फिर चुनाव, अभी मैं एक सांसद से मिला, पप्पू यादव जी, उन्होंने बड़ी बात बोली, 6 बार के सांसद हैं। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा जी कम से कम 100 करोड़ रुपए चाहिए सांसद बनने के लिए। बताओ सर, नॉर्मल इंसान कैसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सोच सपने ही नहीं उनके इतने बड़े 100 करोड़ के। फिर मैं नहीं कह रहा इतना चाहिए, लेकिन कम से कम जो सरकार की लिमिट है जी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो खर्च होगा। सर इसी पर आते हैं। आपसे मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि जो भी एमपी और एमएलए के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सर पैसा कहाँ से आता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है, वो सोर्स क्या है? क्योंकि अगर सर जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे इलेक्शन लड़ेगा? भाई तो जिसके पास पैसे नहीं है उससे किसने कहा लड़े? कोई डॉक्टर ने थोड़ी बोला कि यार मेरे को बहुत जोर से सेवा लगी है, सेवा करनी है जाके। ये क्या नॉनसेंस है भाई, पैसा कमाओ पहले। जितने भी सांसद हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 90% सांसदों के बारे में कह सकता हूँ, 10% का तो नहीं कहूंगा, 90% अपना पैसा लगा के ही सांसद बने। 10% में हो सकते हैं किसी ने कम लगाया हो, किसी को जनता ने दे दिया हो। 90% पॉलिटिशियंस अपना पैसा लगा करके ही राजनीति कर रहे हैं, और वो राजनीति से पैसे कमा भी नहीं रहे, राजनीति से पैसा नहीं कमा रहे, पैसा कमाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे। फिर पैसे कहां से कमा रहे सर? क्योंकि बिजनेस है उनके अपने काम है, उनका पैसा कहीं लगा हुआ है। अब नितिन गडकरी साहब हैं, वो 1 रुपया नहीं लेते किसी से डोनेशन, अपना पैसा खर्च करते हैं, भाई वो बिजनेस कर रहे हैं। राजनीति उनका शौक है, राजनीति उनके लिए सेवा है। तो मतलब पॉलिटिशियन सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, उसके साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी हो कुछ भी करना वाला होना चाहिए, कुछ भी। भाई आप मान लीजिए आप आईपीएस ऑफिसर हैं, जो ऑफिसर सुन रहे हैं मुझे, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, आप ऑफिसर आईएएस आईपीएस हैं, आपने बड़ी पोजीशन ले ली, अब आप थोड़ा बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, आप अपनी नाम भी कमा रहे हैं, उसी क्षेत्र में जहां आपको चुनाव लड़ना है वहीं काम करिए, अपनी काम से अपनी इमेज बनाइए, और फिर जब आपको लगे मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की उस स्थिति में हूँ कि पार्टी मुझे टिकट दे देगी, या पार्टी में पहले समीकरण बना लिए, चुनाव में उतरिए, बन जाइए। बहुत सारे हैं, आईएएस बने, आईपीएस बने, वो एमपी एमएलए बन गए। गॉट इट। क्यों? पार्टी ने टिकट दे दिया। और जब पार्टी टिकट देती है तो पार्टी के उम्मीदवार को कम पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे लोग फ्री में आ जाते हैं, बूथ पर कार्यकर्ता मिले, फ्री मतलब बहुत कम पैसे में, फ्री में तो कुछ होता नहीं आज की डेट में, लेकिन पार्टी का बैनर लग जाएगा, होर्डिंग लग जाएंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता है, पार्टी का कैडर वोट है, उसका बेनिफिट, इंटरेस्ट होता है ना लोगों का, कुछ इंटरेस्ट भी होता है। दूसरा, कुछ लोगों को मजा आता है, कुछ लोग हैं भाई पार्टी के सपोर्टर हैं, बस वो, हाँ मेरे भी फ्रेंड्स हैं सर, ऐसे कार्यकर्ता हैं, उन्हें कुछ मिलता थोड़ी है जी, वो अपना पैसा भी लगाते हैं। वो अभी एक मैं सांसद से मिला, यहीं गाजियाबाद के सांसद है अतुल जी, अतुल गर्ग, और बहुत जेंटलमैन व्यक्ति है, बीजेपी के सांसद है। मतलब बहुत कम सांसद ऐसे मिलेंगे जो इतना डाउन टू अर्थ हो व्यक्ति, और मैंने अप्रिशिएट किया उनको, और वाकई जितनी तारीफ की जाए उस व्यक्ति की कम है। उन्होंने खुल के बोला, उन्होंने कहा मैं टिकट मांगने नहीं गया, पार्टी ने खुद मुझे टिकट ला के दी, कार्यकर्ता खुद मेरे लिए काम करते हैं। तो अगर आपकी पहचान अच्छी है तो पार्टी भी टिकट देगी, पार्टी आपके लिए कार्यकर्ता भी दे देगी, और आप जीत भी जाएंगे। तो इंसान ही अच्छे हुए ना, बेसिकली अच्छे इंसान होना, मदद करते होंगे सब। तो पैसा भी चाहिए, लेकिन अच्छे इंसान भी चाहिए, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड भी चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए। अब मान लीजिए आपको मंच पर बोलना नहीं आता, यू आर नॉट ए गुड स्पीकर, स्पीकर मतलब पॉलिटिकल स्पीकर। बहुत अच्छे लोग वक्ता हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से अच्छे वक्ता नहीं है, क्योंकि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी है। अच्छा बोलना अलग एक आर्ट है, लेकिन क्या आप पॉलिटिकली करेक्ट है कि नहीं है? जिन्हें पॉलिटिकली अच्छा बोलना नहीं आता, या जिसका पॉलिटिकल बैलेज लेना नहीं आता, और वो सीखना भी नहीं चाहता, कैसे बनाऊं मैं उसे सांसद, कैसे बनाऊं मैं उसे विधायक? सपना है सांसद बनना, विधायक में मैं कह रहा हूं आ जाओ भाई, मैं सिखा दूंगा, ट्रेन कर दूंगा, पर्दे के पीछे की राजनीति सिखा दूंगा। क्योंकि जो राजनीति आप सामने देख रहे हो पर्दे पर, वो राजनीति नहीं है। असली राजनीति वो है जो पर्दे के पीछे हो रही है, जो कोई दिखा नहीं रहा है, कोई नहीं बताना चाहता। और कोई क्यों बताएगा यार? आप जिस बिजनेस में हो भाई, आप अपने लूपहोल्स बताओगे क्या? नहीं सर। कोई भी बताएगा क्या? नहीं। किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन से पूछो भाई तो अमीर कैसे बना, मुझे बता दे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। और जो लोग ऑडियंस सुन रही है, आप किसी भी सांसद विधायक को जानते होंगे ना, उससे सिर्फ एक सवाल पूछ लो, भाई साहब आप सांसद विधायक कैसे बने, उसका चुनाव कैसे जीते, हमें सिखा दो। सिखा देगा? नहीं सिखाएगा। तुम्हें बनना है, मेहनत तुम्हें करनी है, तुम्हें आना पड़ेगा। चाहे वो सिखाने भी लग जाए, हर कोई बन जाएगा ऐसे तो? कम से कम प्रयास तो करें। राइट। मैं कह रहा हूं शुरुआत तो करो। अगर सही शुरुआत कर ली तो आधा काम हो जाएगा, लेकिन शुरुआत भी सही नहीं हो पा रही।
अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे, अपनी पर्सनैलिटी पर काम नहीं कर पा रहे, टीम बिल्डिंग पर काम नहीं कर पा रहे, लोगों को जोड़ने पर काम नहीं कर पा रहे। पता है पैसा नहीं है भाई, अपनी स्थिति तो पता है ना, पैसा आएगा कैसे वो भी नहीं सीख रहे। मैं कह रहा हूं वो भी सिखा दूंगा, बताओ। अब कोई काम करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, नहीं आता का तो इलाज है, नहीं चाहता का कैसे इलाज करूं यार? कुछ नहीं है सर, कोई भी नहीं कर सकता इस चीज में। मैं यहाँ आना नहीं चाहता तो मैं कैसे आ जाऊंगा भाई? आप बुलाते रहो पॉडकास्ट के लिए, मैं को नहीं, मैं तो नहीं आना चाहता। तो आना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। डिसीजन यही होगा ना, यस है या नो है, दैट्स इट। तुम फिर सांसद बनने का सपना छोड़ो, राइट। अगर नो है तो फिर राजनीति छोड़ दो, जो राजनीति कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दो उन्हें। एग्री। आपने जैसे भी बात कही कि कितने सर पैसे कितने लगते हैं एमपी और एमएलए के इलेक्शन को जीतने के लिए या चुनाव को लड़ने के लिए? मैं सवाल आप पर डालता हूं, एक शादी करने में कितने पैसे लगते हैं? सर नॉर्मली अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है वो डेफिनेटली 10 to 15 लाख स्पेंड करेगी शादी में। इसका जवाब ये होता है आपकी स्थिति के हिसाब से। राइट भाई शादी आप अपनी स्थिति के हिसाब से करते हैं ना, शादी में जितना भी खर्च कर दो कम है। राइट, वो तो सर आपकी जेब के ऊपर है। ऐसे चुनाव है, चुनाव में जितना भी खर्च कर दो कम है। लेकिन हाँ, जीतने के लिए अगर मेरे से ये पूछा जाए बिल्कुल फ्रैंकली कि कितना पैसा चाहिए, तो जो चुनाव आयोग की लिमिट है, जिस भी चुनाव की, आप विधायक का चुनाव लड़ो, एमपी का चुनाव लड़ो, जो भी लिमिट इलेक्शन कमीशन ने दी, कई जगह 30 लाख है, कई जगह 40 लाख है, कई जगह 90 लाख है, जो लिमिट दी है उससे कम में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और जीतने के लिए उससे 10 टाइम, मिनिमम 10 टाइम ज्यादा लोग खर्च कर रहे हैं। विधायक के चुनाव में 5-5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, सांसद के चुनाव में 10-10 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। यह सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप ऑफ रिकॉर्ड पूछोगे तो सारे सांसद विधायक बता देंगे। राइट। ऑन कैमरा पूछोगे कोई नहीं बताएगा। ऑन कैमरा तो बोले अरे भाई साहब मेरा कोई पैसा खर्च ही नहीं हुआ, हमारे तो कार्यकर्ता फ्री के आ जाते हैं। उनसे पूछो अच्छा बूथ पे जो लड़का बैठता है फ्री बैठ जाएगा? 2000 रुपए लेता है, 2000 रुपए एक बंदा, और एक बूथ पर 10 लोग। वही बात है सर, फ्री में कोई कुछ नहीं करता। एक बूथ पर 10 लोग, हाँ हो गए 20, 2000 रुपए एक बूथ पर 20,000 रुपया। कितने बूथ है लोकसभा में? 2000। ये नंबर तो सर करोड़, 4 करोड़ रुपए तो उस दिन चाहिए। करोड़ों में चला गया। और कोई कहता नहीं मैं तो 2000 नहीं देता, मैं तो 1000 देता हूँ, तो भी 2 करोड़ चाहिए। अच्छा मैं तो हर बूथ पे 10 को नहीं देता, 1 को देता हूँ, तब भी 20 लाख चाहिए। 20 लाख एक दिन का, डे, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं लोकसभा के। फिर उन्हें खाना भी जाएगा, और आजकल तो हल्दीराम की थालियां जाती हैं 500-500 रुपए वाली। तो सर ये पैसा आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है? इतना पैसा एक आम इंसान के पास तो नहीं हो सकता। तो वो बिजनेस करते हैं, राजनेता बिजनेस से पैसा कमाते हैं, उस पैसे को लगाते हैं, फिर राजनीति में आ जाते हैं तो उनके बिजनेस के टर्म्स और अच्छे हो जाते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं डालता है, कुछ अदर वे राउंड करके, गलत सही करके भी पैसा कमाते हैं। कहा जाए कि वो पैसा उन्हीं का होता है। शुरुआत में तो उन्हीं का होता है। शुरुआत में चुनाव लड़ने के लिए, सांसद विधायक बनने तक आपको अपनी जेब का ही पैसा मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ जैसे समाज के नेता हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, उन्हें एक बेनिफिट मिल जाता है कि समाज के लोग कुछ पैसा दे देते हैं। ओके। कुछ समाज के लोग पैसा नहीं देते हैं तो फ्री में उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो उससे उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। बट जेब से बिल्कुल नहीं लगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि जेब से 1 रुपया ना लगा और आप राजनीति कर लो। भाई आप घर से निकले, आपका पैसा लग गया, किराया भाड़ा लगेगा और काम लगेंगे, और राजनीति में आपके साथ गाड़ियां चलती हैं, लोग चलते हैं। अब जो लोग चल रहे हैं उन्हें खाना नहीं खिलाओ, बुरा मान जाएंगे, आएंगे नहीं सर। अगले दिन मैं किसके साथ जुड़ गया तो कंगला आदमी है तो ये क्या राजनीति करेगा है? अच्छा आपके साथ अगर 10 लोग चल रहे हैं तो वैसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, हमें बंदे ही नहीं इसके साथ, तो बंदे भी 100 लेकर चलने हैं। फिर झंडे चाहिए, बैनर चाहिए, लड़ियां चाहिए, होर्डिंग चाहिए, पोस्टर चाहिए। 75 वेज ऑफ प्रमोशन है, प्रचार के 75 तरीके। इलेक्शन मैनेजमेंट है, बूथ लेवल मैनेजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, माफिया मैनेजमेंट, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट, वो सबको करने वाले लोग, तो पूरा एक तामझाम चलता है। शादी में सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं होते, पीछे बहुत कुछ होता है। पूरी बारात होती है, टेंट वाला होता है, खाने वाला होता है, बहुत मैनेज करने वाले लोग होते हैं जो सामने दिख नहीं रहे होते। एक तरीके से जैसे वेडिंग प्लानर होता है ना, वो सारी चीजें संभालता है। हाँ, ऐसे पूरी टीम होती है उनकी इलेक्शन मैनेजमेंट की। गॉट इट। जिनके पास नहीं होती उनकी टीम हम तैयार करते हैं, टीम को हम ट्रेन करते हैं, फिर हम उम्मीदवार को ट्रेन करते हैं, क्योंकि उम्मीदवार को पता होना चाहिए क्या क्या काम करवाना है। चुनाव जीतना मतलब बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो एक एक बूथ पर काम करना है, बूथ पर क्या काम करने, कैसे काम करने, बूथ की टीम कैसे बनानी है, लोगों को जोड़ना कैसे है, वो सब तो उसे सीखना पड़ेगा। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपकी,
अगर सर नॉर्मली कोई जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेट्स सपोज नया बंदा, बिल्कुल बिल्कुल नया बंदा है, तो उसको भी राजनीति की तकनीकें, स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेंगी या वो अपनी स्ट्रैटेजी लगाए? कुछ भी दो ऑप्शन है, या तो अपने दिमाग से कर लो, लेकिन अपने दिमाग से करने का नुकसान है, पैसा लगा, समय लगा और फेल हो गए। तो बेहतर क्या है, जिसको अनुभव है उससे सीख लो। भाई मैं आज 18-19 वर्ष हो गए, एग्री 19 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, बहुत सारे चुनाव लड़वाए हैं, बहुत सारे हारे हैं, बहुत सारे जीते हैं, अपना व्यक्तिगत अनुभव भी रहा, टीम का भी रहा, तो बहुत सारी चीजें देख ली। तो क्यों गड्ढे में गिर के देखना यार। मैं बार बार बोलता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करके बल्ब बनाया, तो अब क्या जरूरत है कि 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करो? 10 रुपया खरीद लाओ ना यार, क्यों एक्सपेरिमेंट करने पे लगे हो, ये करूं वो करूं? भैया जो पैटर्न है उस पे चल लो, तो टाइम भी बचेगा ना सर। टाइम भी बचेगा, और जो जीता हुआ सांसद है, विधायक है, उससे पूछ लो, अगर वो बता दे तो बहुत ही अच्छी बात है। वो नहीं बता रहा तो जिसने सांसद विधायक को जिताया हुआ उससे पूछ लो, हम जैसे प्रोफेशनल से पूछ लो, कम से कम वो रास्ते तो देख लो, क्या गुण चाहिए, क्या करना होगा, क्या कमियां हैं, मुझे अपने अंदर क्या सुधार करने हैं। भाई आप बिल्कुल कह रहे हो नया बंदा है, हाँ जी, चुनाव लड़ेगा, उसके एरिया में ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं, राइट, आके उतर गया, जनता क्यों एक्सेप्ट करे? ऑलरेडी तो इतने नेता है, क्वालिटीज कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। वो अलग क्या करेगा? वो क्या करेगा? होर्डिंग लगाएगा, बैनर लगाएगा, पोस्टर, वो तो सभी लगा रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तेरे में उसमें क्या फर्क है भाई? ये मेरा चेहरा अच्छा है तो चेहरे से थोड़ी वोट मिलती है। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना जो हिट करे, हाँ, ताकि वो जो एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन है उसके पेट में भी दर्द हो और जनता को भी लगे कि विकल्प बन सकता है। क्योंकि जनता हमेशा नए को मौका देती है, बशर्ते जनता को विश्वास हो के जीत जाएगा। पहले आपको उन्हें विश्वास दिलाना, फिर जनता साथ देगी। उल्टा है ये, लोग कहते हैं पहले जनता साथ आए तो फिर मैं कॉन्फिडेंस। ना ना ना, पहले आपको जनता को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि हाँ मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास संसाधन है, गाड़ियां हैं, घोड़ा है, पैसे हैं, लोग हैं, सब है, बस तुम मेरा साथ दो। फिर मुद्दा चुनो ऐसा, फिर मुद्दे के आधार पर राजनीति करने के नुकसान भी है, फायदे भी है। फिर पार्टी में जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, जुड़ने के भी फायदे हैं, नुकसान है, ना जुड़ने के फायदे नुकसान है। सर ये तो उसको पहले पब्लिक रिलेशन सेट करने पड़ेंगे, तब जाके वो इलेक्शन। मेरा भी मानना ही है, जब तक जनता के बीच में नहीं आ रहा ना वो, उसे चुनाव में सफलता ज्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि वो फंस जाएगा। जनता अगर साथ जुड़ जाती है ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। कहते हैं ना, जनता कह रही है, जनता कह रही है, जनता के नेता है, जनता का वोट, और वोट से तो सब डरते हैं ना यार। तो जनता तो उठा भी सकते, गिरा भी सकते हैं। भाई मान लो पार्टी में, आपकी पार्टी है, मैं आया टिकट लेने, मेरे साथ लोग ही नहीं है, आप मेरी क्या वैल्यू करोगे? अच्छा, मैं आया 50 गाड़ी लेके, 5,000 लोग नीचे आपके दफ्तर पे खड़े हैं, आपकी टीम फोन करे, भाई साहब यहाँ तो धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो आपने बताया नहीं कोई नहीं, आपको ही पूछेंगे वो सबसे पहले, आइए बैठिए, ये बंदा कौन है, इसके साथ इतने लोग हैं यार। हाँ जी। दो तरह के राजनेता होते हैं, एक वो जो पार्टी पर डिपेंड होते हैं और एक वो जिन पर पार्टी डिपेंड होती है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, भले ही आप पार्टी के उम्मीदवार बनो, ऐसे राजनेता बनो कि पार्टी आप पर डिपेंड हो, आपकी फेस वैल्यू हो, आपकी टीम हो, आपके लोग हो, लोग आपके साथ कनेक्टेड हो, ताकि आपकी वैल्यू बनी रहे पार्टी में, संगठन में। गॉट इट। जहां जाओ आपकी कदर हो। और पार्टी के नेता बनोगे तो क्या होगा? पार्टी के खड़े हो जाओ, खड़े होना पड़ेगा, पार्टी के बैठ जाओ, बैठना पड़ेगा, पार्टी के लड़ लो, लड़ना पड़ेगा, पार्टी के नहीं लड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली पब्लिक के नेता बनो, पार्टी के नेता बनो, जनता के नेता बनो। बहुत सही बात। सर पार्टी का नेता बनने के लिए देखो क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं। हाँ, गुण होते हैं। तो आपके पास एक्सपीरियंस है इतना, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे कि आपको पता लग जाता होगा कि इसके क्या फीचर्स हैं और किन पर हमें काम करना है। तो वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, 4-5 कोई क्वालिटीज आप मेरे को बता दो। देखो, मोटे मोटे तौर पर हम लोग क्या करते हैं, जब कोई आता है हमारे पास, जैसे आप आए जी कि सर मुझे राजनीति में आना है, मैं ना तो किसी को मना करता ना मैं हाँ करता। मैं क्या करता हूँ, मैं उसका पहले टेस्ट लेता हूँ। हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट है, वो लेते हैं हम, एक ऑडिशन लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसका पॉलिटिकल एप्टीट्यूड एटीट्यूड जज करते हैं, वो व्यक्ति पॉलिटिकल मटेरियल है कि नहीं है, बस। ओके, अगर वो पॉलिटिकल मटेरियल है, उसमें पॉलिटिकल एप्टीट्यूड एटीट्यूड है, तो फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नहीं है तो मना कर देते, भाई तू मत जा। अब उसमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चीज चाहिए, क्या उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं कि नहीं है, क्या उसे समझ में आता है कि समस्याओं के समाधान ढूंढने होते हैं, समस्या को पहचानना कैसे है, फिर अपनी बात रखनी कैसे है, जो मैंने बताया पब्लिक स्पीकिंग, राइट। क्या उसे मंच पर बोलना आता है? नहीं आता तो क्या वो सीख सकता है? क्या वो मेहनत करने को तैयार है? क्या उसका कम्युनिकेशन ठीक है? और ये अकेला गुण, यदि आपने मंच पे बोलने का हुनर सीख लिया
ये अकेला गुण आपको वर्तमान 90% राजनेताओं से अलग खड़ा कर देगा। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि वर्तमान में 90% राजनेता अच्छे वक्ता नहीं है, और अब जो सफल होने थे हो गए। अगले 20 वर्ष में केवल वही लोग राजनीति में सफल होंगे जो पॉलिटिकली अच्छे वक्ता होंगे। जो अच्छा वक्ता नहीं होगा वो एमपी एमएलए नहीं बन पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आके ये बात साबित कर दी। वही मैं कह रहा हूं कि आपको बोलना पड़ेगा भाई। राइट। जनता चाहती है मेरा एमएलए अच्छा बोलने वाला हो, मेरा एमपी अच्छा बोलने वाला हो, वरना जनता वोट नहीं करती। क्योंकि सर नरेंद्र मोदी जी का अगर कोई भी भाषण भी सुनेंगे ना, वो बहुत इफेक्टिव होता है। बात इफेक्टिव की नहीं है, बात यह है कि उनको कला है। उन्हें आपको इफेक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने वैसा ही भाषण डिलीवर किया है। राइट। उनका उद्देश्य था कि आपको अच्छा लगे। उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन, उनका कम्युनिकेशन, उनका आई कांटेक्ट, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका कंटेंट, सब ऐसे तैयार किया जाता है। लोग लगता है एक दिन में कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी बन जाता है, टाइम लगता है भाई। भले आप उनसे सहमत हो ना हो, विचारधारा अलग अलग हो सकती है किसी की, लेकिन नरेंद्र मोदी के सारे गुण एक तरफ। अगर नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही होते और अच्छे वक्ता नहीं होते तो मैं लिख के दे सकता हूं आप भी सपोर्ट नहीं करते। जितने ऑडियंस सुन रहे हैं ईमानदारी से कमेंट करके बताओ, नरेंद्र मोदी जी माइनस हिज कम्युनिकेशन, उनके नंबर कितने? सर कम्युनिकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली कम्युनिकेशन का पार्ट। आज नरेंद्र मोदी जी अगर झूठ भी बोलते हैं ना तो इतनी बढ़िया तरीके से बोलते हैं कि ऑडियंस को लगता है भाई सच ही बोल रहे हैं, मोदी ने कहा तो। एंड सर नॉट इवन इन इंडिया, अगर मैं बाहर की कंट्रीज में भी बात करूं जो उनके भाषण होते, लेक्चर्स होते, बहुत तैयार करके जाते हैं। एग्जैक्टली। और लोग तैयारी की वैल्यू नहीं समझते। लोगों को लगता है ऐसे ही कोई बन जाएगा, ऐसे ही कोई बढ़िया वक्ता बन जाए। और मजे की बात क्या है, ये गुण अकेला ऐसा गुण है जो जन्मजात नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता मैं जन्मजात अच्छा वक्ता था। नरेंद्र मोदी जी भी अच्छे वक्ता नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस गुण को निखारा, मेहनत, स्किल डेवलप हुई है टाइम के साथ। एक और गुण चाहिए जिसके बिना नहीं कोई सफल हो सकता, टीम बिल्डिंग। आपको टीम बनानी आनी चाहिए। तो यही मेरा अगला क्वेश्चन है। हाँ जी, टीम बनानी आनी चाहिए। क्या सवाल है, पूछूं मैं? सवाल यही है सर, टीम कितनी इंपॉर्टेंट है? लाइक एक देखो बट टीम इलेक्शन को जीतने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? जैसे शादी का फिर मैं एग्जांपल दूंगा। हाँ जी। अगर मान लो दूल्हा हो और सब कुछ दूल्हे को मैनेज करना हो, ओके, तो बारात जाएगी नहीं? बिल्कुल नहीं जाएगी सर। तो बहुत लोग चाहिए ना, टेंट वाले को देखने के लिए, बाकी चीजों को देखने के लिए। तो ऐसी चुनाव है। चुनाव में बूथ की टीम चाहिए, फिर कैंपेन की टीम चाहिए, फिर शैडो कैंपेन की टीम चाहिए, फिर फूडिंग की टीम चाहिए, ट्रांसपोर्ट टीम चाहिए, अलग अलग टीमें हैं। फिर उन टीमों में सब कैटेगरी है। जैसे प्रमोशनल टीम में अलग अलग, सोशल मीडिया का प्रमोशन अलग होगा, ग्राउंड का अलग होगा, होर्डिंग बैनर पोस्टर का अलग होगा, गिफ्ट्स का अलग होगा। फिर चुनाव से पहले का रणनीति, टिकट मिलने का क्या। कई लोग मेरे पास आते हैं, साहब एक बार टिकट मिल जाए ना फिर मैं आपसे काम कर रहा हूं। मैं कहता हूं भाई टिकट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि टिकट मिलता ही उसे जो काम कर रहा होता है। सही बात। ये उल्टी सोचे, पहले टिकट मिले फिर काम करूंगा। पहले काम करना है, वो वाले काम करने जिससे टिकट मिले, और फिर जब टिकट मिल जाए तो वो वाले काम करने जिससे जीता जाए। उन्हें पता नहीं, उन्हें लगता है होर्डिंग बैनर लगा दिया टिकट मिल जाएगी। ऐसे तो सभी लगा रहे हैं। कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग पब्लिक के लिए करना पड़ेगा। वो काम है, कैटेगरी है पूरी भाई। जैसे शादी से पहले होता है कि भाई मेहंदी की रस्म होगी, हल्दी होगा, ये होगा, ऐसे ही चुनाव से पहले की रस्म उन्हें पता ही नहीं, बस चुनाव ही पता है। तो वो रस्म बेसिकली आप बताएंगे? वो हम बताते हैं, वो हमारा काम है। मेरा प्रोफेशनल यही काम है, पिछले 19 वर्ष से यही कर रहा हूं मैं, कि चुनाव से कितने दिन पहले क्या करना है, चुनाव से 3 महीने पहले करने वाले कार्य, चुनाव से 6 महीने पहले करने वाले कार्य, चुनाव से 1 साल पहले करने वाले कार्य, चुनाव से 1 महीना पहले करने वाले कार्य, चुनाव वाले महीने में करने वाले कार्य, चुनाव वाले दिन के कार्य, वोटिंग वाले दिन क्या क्या कर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि टिकट जो होती है पार्टी की, ऑब्वियसली देखो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाके आपको पार्टी के लिए आप लड़ सकते हैं, इलेक्शन के लिए आप लड़ सकते हैं। तो मेरे को ये बताइए कि बहुत बार हमने ये भी सुना है कि इस बंदे ने, इस इंसान ने ये टिकट खरीदी है। यार तुम कोई गुण नहीं है। कौन से सवाल पूछ रहे हो तुम? आज चाह रहे हैं पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे मुझसे। नहीं सर, जानना चाहूंगा ये मिथ है, रियलिटी है? सही में पॉलिटिशियंस टिकट खरीद लेते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को ज्ञान बिल्कुल नहीं है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना साम दाम दंड भेद, तो दाम भी तो है ना उसमें। हाँ तो सच है, सही बात। कुछ पार्टियां टिकट के लिए पैसा लेती हैं, सभी पार्टियों का तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ सीटों पर शायद कुछ पार्टियां जरूर पैसा देती हैं और बिना पैसे के टिकट नहीं देती हैं। और देखो दूसरे एंगल से सोचो, मैं कोई करप्शन का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिशियन जो पार्टी बना रहा है या जो पार्टी चल रही है, पार्टी के पास देने के लिए क्या है? क्या बेचे वो?
वो समोसे बेचेगा, गोलगप्पे बेचेगा, क्या बेचेगा? टिकट ही तो बेच सकता है, और है ही क्या उसके पास? राइट। उसके बदले में पैसे मिलेंगे, बाकी तो चिल्लर है, 10-10 20-20 रुपए इकट्ठे कर लो, डोनेशन ले लो। तो टिकट ही है जो करोड़ों में बिक जाती है, किसी पार्टी की तो बहुत अच्छे पैसों में बिकती है। तो वो पार्टियों को भी लगता है कि ठीक है, अगर हमें पार्टी चलानी है तो कुछ पैसा आ रहा है, तो और देगा कौन? जिनको इलेक्शन लड़ना है। जिनके पास पैसा है। राइट। गरीब तो देगा नहीं नहीं ना। नहीं, नॉर्मल मैन तो तो सर। अगर मानो 5 करोड़ रुपए किसी पार्टी ने मांगे सांसद के टिकट के, तो जो 100 करोड़ का आदमी होगा वही तो 5 करोड़ देगा। राइट। 5 करोड़ ले लिए, ठीक है, पार्टी का भी काम निकल गया, उसका भी चुनाव हो गया, जीत गया तो बहुत अच्छी बात है। अब जीत जाएगा तो क्या करेगा? जो 5 करोड़ दिए थे वो, और जो 10-20 करोड़ लगाए चुनाव में, वो कमाएगा। बिल्कुल सही और बात। उनके पास बहुत सारे साधन आ जाते हैं, जब आप सांसद बन जाते हैं तो बहुत सारा जुगाड़ हो जाता है, संबंध बन जाते हैं। एग्जैक्टली सर। साथ साथ जैसा कि आप ऑब्वियसली पॉलिटिकल ट्रेनिंग देते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप डायरेक्टली उसको समझाते हैं? जैसे अभी पीछे भी हमने डिस्कस करा शैडो ट्रेनिंग, शैडो कैंपेनिंग है। शैडो कैंपेनिंग, ये सब क्या कुछ ऐसे टॉपिक आप बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? देखो, ऐसा है, मोटे मोटे तौर पे सारा तो नहीं बता सकता, सिलेबस है पूरा, जी। लेकिन हाँ, वो मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर भी है और हमारे नंबर मिल जाएंगे स्क्रीन पर, तो उन पर भी बात कर लेंगे लोग। हम सिलेबस छुपाते नहीं है, बता देते हैं क्या क्या सिखाएंगे, वो तो बता ही देते हैं। लेकिन जैसे एमपी बनना है किसी को, या एमएलए बनना है, एमपी एमएलए का बताता हूँ। 4 लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। ओके। पहली ट्रेनिंग होती है जिसमें चुनाव कैसे जीते और राजनीति में सफलता कैसे प्राप्त करें। उसमें A to Z पूरा चुनाव जीतने का पूरा A to Z आ जाता है, सब कुछ शुरुआत से लेकर के एंड तक, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में 5 दिन में। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट, जिसमें हम पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिखा देते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ मैनेजमेंट बेस हो गया। राइट। जिसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है उसकी चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है, और सभी मैनेजमेंट करते हैं। तो उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट भी आ गया, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट आ गया, प्रचार आ गया, बूथ लेवल मैनेजमेंट आ गया, ये सब आ गया। तीसरे लेवल पे हम बात करते हैं टीम बिल्डिंग, क्योंकि उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता, या तो पार्टी जीतेगी या टीम जीतेगी। तो टीम कैसे बनानी है, टीम में गलत लोग आ जाए तो क्या करना है, टीम को मोटिवेट कैसे रखना है जब टीम डिमोटिवेट हो जाए, जब आपका समर्थन अच्छा नहीं चल रहा है, चुनाव अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या करना है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग। 5 दिन में हम पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं उसको, ताकि वो मंच पर अच्छा वक्ता बन जाए। उसमें स्पीच लिखनी कैसे है, डिलीवर कैसे करनी है, वोट मांगने तो वोटों की अपील कैसे करनी है। वोटों की अपील का एक पैटर्न होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलता भाई वोट दे दो मुझे ना, एक पैटर्न है, एक माहौल बनता है, समा बांधा जाता है, समा बांधने के बाद इमोशनल स्पीच डाली जाती है, फिर एग्रेसिव स्पीच डाली जाती है, फिर मोटिवेशन करके फिर वोटर को कन्वर्ट किया जाता है। और सर कोई 5 दिन आपने टाइम फ्रेम बताया कम्युनिकेशन पार्ट मिनिमम। किसी को नहीं सीख पाए कोई 5 दिन में, हर सबकी इतनी कैचिंग पावर नहीं होती, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हर महीने में एक बार बुलाते हैं रिव्यू करने, 1 साल तक। ओके। ये नहीं कि छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करते हैं। कोई व्यक्ति एमपी एमएलए बनना चाहता है और वो कहता है कि साहब मेरे को एमपी एमएलए बनना है, तो हमारे बैच है मिशन एमएलए, मिशन एमपी, ज्वाइन कर लो। उसमें क्या है, जब तक आप एमपी एमएलए नहीं बन जाते तब तक मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा, और बताओ। और बहुत सारे एमपी एमएलए के बच्चे, परिवार के लोग, वो वही बैच ज्वाइन करते हैं। उसमें उनकी लगातार ट्रेनिंग है, हर 3 महीने में आना है उन्हें, 5 दिन के लिए दिल्ली, 3 महीने 5 दिन, 1 साल तक। उसके बाद रेगुलर व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से उनको स्ट्रेटजी जाती रहेगी। फिर हर 3 महीने में रिव्यू करने बुला लेंगे 1 दिन के लिए। क्या क्या कर रहे हो भाई, कितना हो गया। वो हमें बुलाना चाहते हैं कि सर आप आके देखो, तो हम वहां चले जाते हैं। उसकी बूथ की टीम को ट्रेन करना है, बूथ में कोई दिक्कत आ रही है, कोई काम में दिक्कत आ रही है, वो हम मैनेज करते हैं। तो अभी आपने जैसे एमपी एमएलए 2025 बताया, तो 2026 ये भी मैंने देखा है, 27 आपने, ये क्या है सर बेसिकली? मैंने कहा ना, हमारे यहाँ पर हर, जैसे 25 में बिहार में चुनाव है जी, तो आएगा मिशन एमएलए 2025। ओके। अब बिहार के बाद चुनाव होंगे 2026 में वेस्ट बंगाल, तो उसका आ जाएगा मिशन 2026। अब 2027 में यूपी में भी चुनाव है, 2027 में पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, तो 2027 आ जाएगा मिशन। 2029 का बैच चल रहा है मेरा, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2029 में चुनाव है, अभी से तैयारी कर रहे हैं लोग। वही कि अगर किसी को तैयारी करनी है फ्यूचर इलेक्शंस के लिए, तो 2034 का बैच में भी एडमिशन चल रहे हैं, जो 10 साल बाद एमपी बनेगा, तो 10 साल आज से तैयारी कर रहा है। तो सोचो वो आज से कैसा बन के निकलेगा वो बंदा। बहुत कुछ सर स्किल डेवलप हो चुकी है, स्किल डेवलप हो चुका, वो इतना एडवांस हो जाएगा कि वो खा जाएगा सारे वर्तमान नेताओं को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग, उसको एडवांस बन गया ना वो। राइट। जो व्यक्ति जितना एडवांस होता जाएगा उतना उसकी जीतने की क्षमता ज्यादा होगी। और देखो, कई लोग कहते हैं साहब 1 साल का समय बहुत है। हाँ, मैं भी मानता हूँ तैयारी के लिए 1 साल बहुत है, लेकिन आप एमपी बनना चाहते हो, आप एमएलए बनना चाहते हो, आप जिस एमपी एमएलए को हराना चाहते हो वो कब से तैयारी कर रहा है?
जिस दिन से वो व्यक्ति चुनाव जीता, डे 1 से वो अगले चुनाव की तैयारी में लग गया है। अब सोचो, जो आदमी आज यूपी का एग्जांपल लेते हैं, 2027 में चुनाव जी, अब 2025 चल रहा है। आज कोई आदमी कहता है मेरे को एमएलए का चुनाव लड़ना 2027 में यूपी से, हाँ जी, और मैं तैयारी करूंगा 2026 में, तो मैं उसको बोलता हूं भाई 2022 में चुनाव हुआ था यूपी में, 27 में है, जीता हुआ एमएलए 2022 से तैयारी कर रहा है, तू करेगा 26 में, तो तू तो वैसे ही 4 साल पीछे हो गया उससे, और फिर तुझे 1 साल में उतना काम करना पड़ेगा जितना वो 4 साल में कर चुका, और राइट, जितना वो 1 साल में करेगा, कैसे कर लेगा? सिलेबस ही कवर नहीं कर पाएगा सर वो। सिलेबस तो छोड़ दीजिए, वो तो हम करा देंगे, लेकिन वो उसको ग्रैप, उसको इम्प्लीमेंट करना, ग्राउंड पर काम करना, वो भी तो करना जरूरी है। एग्री सर। और वो उन्हें पता ही नहीं है, पता नहीं किसने दिमाग में डाल दिया 6 महीने में कर लेंगे, 1 साल में कर लेंगे। भाई ऐसा मत करो, राजनीति इतनी हल्की चीज नहीं है, और राजनीति समाज की, देश की जरूरत भी है। अच्छे लोग आने चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन वर्तमान समय में अच्छे लोगों के लिए राजनीति में आने का कोई मार्ग नहीं बचा, खासकर से जिनके पास पैसा नहीं है। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, मेरी टीम का भी अनुभव है, मेरे लोगों का भी अनुभव है। हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन हमारा मिशन या हमारे लोग इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। क्यों? कदम कदम पे पैसा लग रहा है, क्या करें? और जो पैसे वाला सर वो पहले ही आगे निकल गया, पैसा देकर इतनी लीड ले गया कि वो हम सोच ही नहीं पाए उसको। Agree. सिर्फ पैसे से नहीं, पैसा भी था, उसकी पार्टी भी थी, कनेक्शंस भी मैटर लिंक करते भी थे, उसके अपने टीम के लोग थे। अब हमारे उम्मीदवार के साथ 100 लोग चल रहे हैं, उसके साथ 1000 लोग चल रहे हैं, तो जनता में परसेप्शन क्या जाता है कि जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएगा। बिल्कुल। तो फिर जनता अपना वोट क्यों वेस्ट करेगी? भले हमारा मुद्दा अच्छा हो, भले हमने बढ़िया काम किया हो, लोग उसको नहीं देखते। सर अभी इसी पर बात करते हैं, जैसे अभी ना दिल्ली इलेक्शंस हुए, तो ईवीएम मशीन जो होती है सर, ये तुम सारे ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ रहे हो आज भाई। क्योंकि सर ये क्वेश्चन हर इंसान जानना चाहता है, क्योंकि जो पार्टी जीती है ना उन पे हमेशा क्लेम लगाया जाता है अपोजिशन पार्टी का कि ईवीएम मशीन डेफिनेटली हैक करी गई है, सेटिंग्स है, तभी उनके वोट, जो हमें वोट पड़ रहे हैं वो भी उनको पड़ रहे हैं। ये क्या है भाई? देखो, तुमने जवाब दे दिया कि जो जीत जाता है वही आरोप लगाता है। कभी किसी हारने वाले ने आरोप लगाया? नहीं नहीं भाई, जो जीत गया उस पर तो आरोप लग रहा है, हारने वाले पे तो आरोप नहीं लग रहा। हारने वाली पार्टी आरोप लगा रही है जीतने वाली पर कि ये गलत जीत गया। कभी कोई ये भी तो बोले कि भाई जीतने वाला कि मैं गलत जीत गया? जीतने वाला तो कभी नहीं बोलता अपने मुंह से। समस्या क्या है? मेरा व्यक्तिगत मत है, कई लोगों को बुरी लगेगी बात, लेकिन ईवीएम से ज्यादा दिमाग हैक कर रखे हैं लोग। मेन मुद्दों पर वोट नहीं कर रहे, लोग जाति पर, धर्म पर बटे हुए हैं और उसके आधार पर वोट कर रहे हैं। और जब लोगों को लगता है कि यार हमने तो इतना बढ़िया कैंपेन चलाया, हमारे मुद्दे इतने अच्छे थे, फिर भी जनता ने हमें वोट नहीं किया, तो उन्हें लगता है शायद हमारा वोट कहीं और चला गया। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि दिमाग में कुछ और डाल रखा है। समाज में इस तरह का माहौल बन गया है कि लोग मेन मुद्दों पर अभी वोट नहीं कर रहे हैं। वो घूम फिर के जब वो अंदर जाता है ना, वो देखता है यार, सिर्फ फेवरिज्म भी कह लो आपकी, अगर उनका फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं जीतता। फेवरिज्म भी है, और कैंपेन ऐसा है, मीडिया ऐसा है, सोशल मीडिया ऐसा है, उसको लगता है कि नहीं यार धर्म खतरे में ना आ जाए मेरा, कहीं मेरी जाति खतरे में ना आ जाए, कहीं कोई और रीजन, कहीं कोई और रीजन, ये है। वरना ऐसा नहीं होता ना कि हर बार एक ही पार्टी जीत जाती। पार्टियां तो हारी, लोकसभा में बीजेपी हार गई, बीजेपी भी तो आरोप लगता था। अच्छा, जो बीजेपी पर आज आरोप लग रहा है, बीजेपी के नेता है जेवीएल नरसिम्हा साहब, उन्होंने किताब लिखी थी ईवीएम हैक हो सकती है। ओके। आडवाणी जी ने आरोप लगाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आरोप लगाया था कांग्रेस पर कि ये ईवीएम हैक करते हैं। जो बीजेपी आज कह रही है ईवीएम हैक नहीं हो सकती। ये तो उल्टा ही हो गया सर, तो एक तरीके से टाइम के साथ साथ। यानी कांग्रेस उस समय कहती थी नहीं हो सकती, और आज कांग्रेस कह रही हो सकती है। तो ये तो जब सत्ता में जाएंगे कुछ तो रीजन चाहिए ना। हाँ, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई गेस सबके ना। इस नहीं, ईवीएम से ज्यादा क्या है, वोटर में मैनिपुलेशन हो जाती है। ओके। जैसे कि कुछ वोट कटवा देना, नए वोट ऐड करवा देना, उसमें मैनिपुलेशन मैं समझता हूँ हो सकती है। वो प्रैक्टिकल भी लग रहा है, हो सकती है, बट कंफर्म नहीं है ना बेसिकली। नहीं, वो तो कंफर्म है ही, प्रूफ है कि कई जगह लोगों ने कहा मेरा वोट था नहीं है, तो प्रूफ है। बट वो मास हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई प्रूफ नहीं है कि लार्ज स्केल पे हो जाए। हाँ, कितने स्केल पर है वो, कि भाई पता चला एक लोकसभा में 2-2 लाख वोट कटवा दिए, वो अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया। बट वोट कटवा के 2-4-5 हजार वोट इधर उधर करना, वो तो किया जा सकता है लोकसभा लेवल पे। सर मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा सांसद या कोई ऐसा विधायक जिसने आपसे पर्सनल ट्रेनिंग ली हो, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, वो उसका मैं नाम जानना चाहूंगा। ऐसा कोई है
तो देखो आप ऐसा है, बताइए। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता और ये उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है। हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम है उनको हैंड होल्डिंग करना, उनको ट्रेन करना, उनको सपोर्ट करना। बट कोई सांसद विधायक अपनी क्षमता से बनता है। मैं किसी का नाम लूं कि वो मेरी वजह से बन गया, ये सही नहीं है। जी। बट हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हैं जो एमपी हैं, एमएलएज हैं। हमारा एक एग्रीमेंट भी होता है। ओके। हम कभी किसी एमपी एमएलए का नाम यूज नहीं करते कि उसकी वजह से आप मेरे यहाँ आ जाओ। हमारा एग्रीमेंट है कि हम नाम यूज नहीं करेंगे आपका, अगर हमने आपके इलेक्शन में मदद की है या ट्रेनिंग भी दी है तो भी। आप बताना चाहो तो बता दो। तो बहुत सारे एमएलएज ने, बहुत सारे नेताओं ने इंटरव्यू में बोला है अलग अलग जगह मेरा नाम। मेरे चैनल पर भी कई एमएलएज की वीडियोज हैं, इसी चैनल पर शाहनवाज चौधरी भारतीय जी पर, जी। तो वो देख सकते हैं लोग। बट मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरा स्टूडेंट है, ये है, वो है। वो अपनी वजह से एमएलए बने, वो अपनी क्षमता से बने। हाँ, मेरा भी थोड़ा बहुत रोल रहा, एज ए गाइड, एज ए मेंटर, एज ए ट्रेनर। उनके जो भी कमियां थी थोड़ी दूर कर दी। स्टूडेंट बेसिकली बोल सकते हैं कि हाँ मैंने हाँ, इन बहुत सर सारे से हैं। हाँ, पर्सनल वो बोल ट्रेनिंग सकते ली हैं। है। जैसे मैं शीला दीक्षित जी जो चीफ मिनिस्टर थी, जी। उनका पॉलिटिकल एडवाइजर था। अब वो ओके। दुनिया में नहीं है तो उनका नाम मैं ले सकता हूँ, क्योंकि जी हमारा जी। एग्रीमेंट होता है कि जब तक जीते जी आप यूज नहीं करेंगे। ओके। तो मैं उनको इलेक्शन में मैनेज किया, मैंने काफ़ी चीज़ें ओके। दी। उनकी बहन रमा है जो निज़ामुद्दीन रहती हैं, वहाँ भी हम गए काफ़ी दिन। शीला दीक्षित के पास भी गए, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। इतनी सीनियर थी, बेटा बेटा करके हमसे बात करती थी और काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने। ऐसे ही साहब सिंह चौहान बीजेपी के विधायक थे, वो भी एक्सपायर कर गए। उनके साथ हमने काफ़ी काम किया। वो 500 वोट से चुनाव जीते थे और अगला चुनाव जब हमने जिताया तो हमने कहकर बोला जी। था कि 10,000 से जिताएंगे, और 10,500 वोट से जीते वो, जबकि आम गॉट आदमी इट। पार्टी की लहर चल रही थी तब। तो बहुतों को जिताया भी है, बहुतों के लिए काम भी किया, लेकिन मैं कभी ये श्रेय नहीं लेता कि मैंने कर दिया। कोई एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता। हम तो सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, हम तो रास्ते दिखा सकते हैं। और जो एमपी एमएलए को लगता है कि हाँ यार इन्होंने किया, वो मानते भी हैं। और यार मैंने कोई एहसान तो किया नहीं, मैं पैसे लेता हूँ, जी। अच्छी खासी फीस लेता हूँ, प्रोफेशनली काम करता हूँ, तो ये कोई मेरा हक तो नहीं बनता कि मैं उनके नाम का यूज करूँ कि जैसे इंस्टीट्यूट वाले बाहर फोटो लगा देते हैं जी ये बहुत अच्छी बात है सर मैं ये आपकी। नहीं करता। जी। मैं कहता हूँ भाई आप उन्हें देख के आ रहे हो तो मत आओ, आप मेरी क्षमता देख करके आओ। अगर आपको लगता है मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ तो आ जाओ। कई लोग कहते हैं भाई साहब डेमो दे दो, मैंने कहा मैं डेमो नहीं देता, मैं तुम्हारा डेमो लूंगा। मैं तुम्हारा इंटरव्यू भी लूंगा, ऑडिशन भी लूंगा, टेस्ट भी लूंगा, और मैं तय करूंगा कि मुझे आपके यहाँ काम करना है कि नहीं करना, गॉट इट गॉट इट। क्योंकि मेरा विनिंग रिकॉर्ड अच्छा है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि रिजल्ट्स मिलते हैं सर। 80%, 80%। कई बार नहीं मिलते हैं, लेकिन चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है अगर आप ज्यादा। गाइडेंस लोगे एक भाई पर्सनल। देखो, बूथ लेवल मैनेजमेंट वो करेगा ही। जी। अगर मान लो प्रोफेशनली कर ले तो उसको ये पता चल जाएगा बूथ के अध्यक्ष से क्या क्या काम करवाने, कैसे करवाने, कब करवाने, उसको क्या देना है, क्या लेना है, बूथ कैसे जिता के लाएगा। और बूथ जीता तो चुनाव जीता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई काम सिस्टमेटिक हो जाए, भाई खाना बढ़िया बन गया हाँ जी। और आपने उसे परोसा से ही नहीं फैला दिया, तो क्या अच्छा नहीं लगेगा। खाने में तो खा ही लोगे, लेकिन अगर उसको सही सर्व कर दिया जाए तो मन भी करेगा सर खाने का, हाँ। इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो जो 5 स्टार करते हैं वो यही करते यही हैं। करते, प्रेजेंटेशन मैटर हाँ, करती है यही basically। हम करते हैं इलेक्शन में कि हम सारी चीज जो उसके पास है हम कुछ देते नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आप इतने पैसे लेते हो, मतलब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 25-30 लाख रुपए लेता हूँ ओके सर। रणनीति बनाने के। जो हमारा मिशन एमपी है, कोई ज्वाइन करेगा तो मिशन एमपी के लिए आज की डेट में जो रेट चल रहा है हमारा, 8 लाख रुपए तो लेता हूँ मैं 1 साल का ट्रेनिंग का, और उसके बाद हर साल लेता हूँ 5 लाख रुपए। तो ये तो हमारी पा- ऑडियंस को मतलब पता लग ही गया होगा हाँ। कि एक पॉलिटिकल ट्रेनर की क्या फीस होती है। और ये बहुत कम है। जी। मैं एडवाइजर का जिन पार्टियों के लिए काम करता हूँ या जिन कैंडिडेट के लिए, मैं 1-1 करोड़ रुपए एडवाइस का लेता हूँ। 1 साल का 1 करोड़ रुपए चार्ज है मेरा, जो मुझे हायर करते हैं कि मैं उनको 24/7 सर्विस दूंगा। अगर रात को भी उन्हें कोई डाउट है पार्टी को, पार्टी कैसे चलानी है, फंड कैसे लेना है, उनकी टीम को ट्रेन करना, मैं हेल्प करता हूँ तो और कर सर रहा हूँ। आप पे कभी प्रेशर नहीं आता, आपको फील नहीं होता कभी? देखो मेरा काम है ये, प्रेशर क्या है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जैसे मैं अब आपके साथ हूँ तो मैं आपके साथ हूँ, मेरी टीम है। हर लोकसभा में मेरे पास लोग हैं, दिल्ली में टीम है, तो बहुत लोग हैं जो मैनेज करते हैं चीज़ों को। मेरे पास तक सारी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे तो मैं ही बात करूंगा। जो नई पार्टी बना रहे हैं उनकी पार्टी को कैसे लॉन्च करना है, कैसे अब 10 लाख लोगों का कार्यक्रम होना है तो होगा कैसे, लोग कहाँ से आएंगे, फंड कहाँ से आएगा, उनको व्यवस्था कैसे बनानी है, वो तो नया है ना बंदा, एग्री। उसको हम सिखा देते हैं। और जैसे किसी को रिजल्ट्स नहीं मिले, लेट सपोज इलेक्शन हार गए आपसे पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेने के बाद, तो बहुत कभी लोग किसी हैं, ने ब्लेम करा है सर आपको कि? करते ही हैं। देखो क्या है, ये एक फील्ड ऐसा है, अगर जीत गए तो थोड़ा बहुत श्रेय देंगे, जी। हार गए तो सारा ब्लेम हम ही देंगे, तुमने नहीं करा, ये नहीं करा। वो हम यूज टू है, हमें आदत पड़ गई है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारी बात नहीं मान रहा होता तो हम बता देते हैं। लेकिन जैसे एक रिसेंट का हरियाणा का चुनाव का एग्जाम्पल है, मैंने उनको
रिजल्ट से मतलब वोटिंग से पहले बता दिया था कि आप हार रहे हैं, और थर्ड पोजीशन पे हम ये भी बोल दिया था, पॉइंट टू पॉइंट आपने बता दिया था कितने वोट मिलेंगे लगभग, वो भी बता दिया था। फिर जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन भी शाम को बता दिया। तो उन्होंने सिर्फ एक ही पूछा था मुझसे, सर क्या जमानत भी नहीं बचेगी? मैंने कहा नहीं बचेगी। जबकि उनकी टीम कह रही थी हम तो 30,000 से जीत रहे हैं, 40,000 से जीत रहे हैं। मैंने कहा देखिए मेरा फर्ज बनता है मैं आपको सच्चाई बता दूं, कमी किसकी रही, गलती कहाँ रही, किस एंड पर रही, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। और उनको भी मैं अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने भी एडमिट किया इस बात को कि हाँ व्यक्ति सच्चा है जो सच बोलता है। क्योंकि देखो आपका सलाहकारी झूठ बोले, मैं ही आपको धोखे में रखूं तो क्या फायदा। तो हारते भी है जीतते भी, इलेक्शन हारना जीतना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है कि आपने लड़ाई कैसे लड़ी। जब कहते हैं ना मैं निहत्था ही सही मौजूद था मैदान में, दुश्मनों को मेरी यही मर्दानगी अच्छी लगी। क्या आप लड़े कैसे ये मायने रखता है भाई। और उनकी तारीफ होती है जिनका हम चुनाव लड़वाते हैं वो हारे या जीते, विरोधी के पेट में भी दर्द होता है कहीं हरा ना दे मेरे को। एंड मोमेंट तक ये रहता है भाई साहब ये तो किसको ले आया। तो यही बड़ी चीज है। और जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है अगर वो इतना डर पैदा कर दे, दहशत पैदा कर दे, तो और क्या चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है सर। और मजबूत कैंडिडेट कोई लेते हैं हम ये बात है, देखो जो 8-9 लाख रुपए देगा साल के, वो आम लोग तो नहीं होंगे। फिर हर साल 5 लाख रुपए देगा और 5 साल का प्रोग्राम चलता है। एमएलए के लिए, एमपी के लिए, एमएलए के लिए हम लोग 4 लाख रुपए पहले लेते हैं और फिर 5 लाख रुपए सालाना लेते हैं, जिसमें उनको रणनीति बनाना, स्टेप बाय स्टेप देना। और फिर उसके बाद वो लगता है कि 5 साल में सब कुछ सीख गया, ठीक है, उसको लगता है नहीं सर और 5 साल दो मुझे, तो 5 साल में और ट्रेन करते हैं और गाइडेंस देते हैं, रणनीति बनाते हैं। इतना बड़ा जो आपने टाइम फ्रेम बताया, तो सर इसकी भी कोई मिनिमम एज और मैक्सिमम एज भी होती होगी? जो चुनाव की एज है 25 साल, मिनिमम 25 साल है, मैक्सिमम तो कुछ है नहीं चुनाव लड़ने की एज। तो किसी भी एज में कोई व्यक्ति आके चुनाव लड़ ले। मतलब 25 साल का व्यक्ति आप पर आया, वो कह रहे हैं मेरे को 10 साल बाद इलेक्शन लड़ना है, आप उनको ट्रेन कर दोगे? 20 साल का आता है ओके कि 10 साल बाद लड़ना, और वो आइडियल एज है। जो सांसद विधायकों के बच्चे आते हैं वो 18-20 साल में हमें देते हैं कि सर जी अब आप इसको संभाल लो, इसको ट्रेन कर दो, इसको सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार कर दो, 10 साल बाद इसे मैं एमपी बनाऊंगा, एमएलए बनाऊंगा। फिर हम उसको वैसे ही ग्रूमिंग करते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। और लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि हम उसको कम से कम इस लायक बना दें कि वो किसी के सामने बोले तो मूर्खता ना करे, बदतमीजी ना बोल दे, गलत ना बोल दे, पॉलिटिकली करेक्ट हो, वो सिखा देते हैं। वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, वर्डिंग भी, टाइमिंग भी, किस टाइम पे क्या बात बोलनी। कहते हैं ना बात कहने का सलीका हो अगर इंसान को, दिल तो क्या चीज पत्थर भी पिघल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, वही सिखाते हैं हम। फिर पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत जरूरी है इंसान का, अगर पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो तो दिक्कत आएगी। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर, आपने जैसे बताया इतने सारे केसेस भी आपने बताए, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी बताया, आपने ये भी बता दिया पैसा कितना जरूरी है, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। मेरे को ये चीज बताओ सर, आपके माइंड में नहीं आया कभी कि यार मेरे को इलेक्शन लड़ना चाहिए, मेरे को तो सब आता है, गुरु हो सर आप बेसिकली? नहीं क्या यार, अब तुम पर्सनल बातें भी पूछ रहे हो। देखो मेरा 3-4 साल पहले तक था मेरे मन में कि शायद मैं भी चुनाव लड़ूं, लड़ता भी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, शायद नियति कुछ और चाहती थी। मैंने एक मिशन भी चलाया जिसमें मैंने लाखों लोगों को जोड़ा, कर्जा मुक्ति के अभियान के नाम पर, बेरोजगारी मिटाओ अभियान के नाम पर। बहुत सारे लीडर भी आए, बहुत लोग आए, तय किया कि नहीं इनको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं। और मैंने जिस दिन वो मिशन शुरू किया तभी मेरे मन में था कि अगर मैं इस मिशन में सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी चुनाव जिता नहीं पाया, तो फिर मैं चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, फिर मैं और ट्रेन होऊंगा, खुद को भी ट्रेन करूं, टीम को भी ट्रेन करूं, तो मैं फ्रंटल पॉलिटिक्स में तो अब नहीं जाऊंगा। ये तो मैंने प्रण किया था, भले रीजन कुछ भी रहा, हम उस मिशन में सफल नहीं हो पाए किसी भी कारण से, मैं सारी गलती अपनी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हेड ऑफ द फैमिली जिम्मेदारी मेरी थी, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़िए। पार्टीज भी तो आपको अप्रोच करती होंगी? करती हैं बहुत सारी, आज नहीं बहुत पहले से, 10 साल पहले से मुझे राज्यसभा का ऑफर था, मैंने मना कर दिया। बड़े नेता नाम नहीं लेना चाहिए, बट उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने सर सॉरी, मैं पार्टी में नहीं जा सकता, मैं सबके लिए हूँ। मेरे आज बीजेपी के लोग भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, आम आदमी पार्टी के, बीएसपी के, टीएमसी के, शिवसेना के, अपोजिशन पार्टी के लोग एक साथ बैठते हैं मेरे यहाँ क्लास में। और ऐसा माहौल होता है कि बार तो मतलब लोग लगता है यार ये तो सब नेता एक जैसे। बेसिकली आप खुश हैं सर जो आप कर रहे हैं, एंड इतना सब कुछ मैं खुश भी, और मुझे लगता है कि मैं अब चुनाव लड़ूं और फिर वो सब वो ठीक नहीं है। मुझे, मेरा सपना है, मैंने बताया था, कई बार बोल चुका हूँ, मुझे भारत का राष्ट्रपति बनना है जी। तो वो चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही, बाकी माइंड में है सर आपके? हाँ वो तो चुनाव लड़ूंगा मैं, वो तो मेरा सपना है।
और मैंने बहुत- तय कर लिया कि 2041 तक मुझे भारत का राष्ट्रपति बनना है। उसी के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि MP MLA जी वोट करते हैं जी और ये मेरे स्टूडेंट होंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर पाऊंगा कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वोट कर दो मुझे। एग्जैक्टली सर, बड़ी बड़ी पार्टीज के नेता भी आपको अप्रोच करते हैं, एक रिलेशन, एक पब्लिक रिलेशन हाँ। भी कह लो, पॉलिटिकल भाई रिलेशन। देश के लगभग 50 से ज्यादा सांसद मुझे जानते जी। हैं, 100 से ज्यादा विधायक मुझे जानते हैं। मेरा टारगेट ये है कि देश का हर सांसद मुझे जाने, हर विधायक या कम से कम 1000 विधायक मेरे ट्रेन किए, मेरे स्टूडेंट हों, और बहुत निचले स्तर पर पार्षद, ग्राम प्रधान, BDC मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, लाखों लोग मुझे यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं। लगभग 500,000 यूट्यूब का सब्सक्राइबर है मेरे। जी करेक्ट। तो लगातार लोग फॉलो कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है और मैं खुश हूँ इस काम से। मतलब मुझे मजा आता है, मुझे लोगों की प्रॉब्लम सुनना, उनका समाधान करना, गाइड करना थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये मेरा कोर है, पैशन कह लो सर, पैशन इस चीज है को। शुरू से ही जी कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। जैसे ऑफ रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, हाँ जी। आपने कहा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैंने नहीं भाई, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। राइट। मेरा काम प्रॉब्लम लेके आओ और सॉल्यूशन लेकर जाओ, और श्योर शॉट गारंटी देता हूँ, श्योर शॉट अगर आपको जो रास्ते मैं बता रहा हूँ उनसे चलकर सफलता नहीं मिलती, जो आप ब्लेम करना चाहो कर, जो आप पेनल्टी लगाना चाहो लगा दो, लेकिन रास्ते मेरी पसंद के होंगे। ये नहीं चलेगा कि सफलता आपकी पसंद की और रास्ते भी आपके पसंद, ये नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा। भाई बूथ की टीम बनानी है, आपने बनाई नहीं, फिर आप ब्लेम करो सर जी मैं हार गया। तो मैं उससे पूछूं बूथ की टीम बनाई थी? तो क्या नहीं पता था? हाँ सिखाया था मतलब आपकी ही सुने वो पूरी तरीके से, अपनी ना नहीं, चलाए। अपनी भी चलाए, लेकिन मिनिमम तो सुन ले जो बोल रहा हूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक तो कर ले। खाने के लिए गैस, चूल्हा, बर्तन ही तो ले आए, बाकी खाना अपने टेस्ट का नमक मिर्च डाल ले। अब वो कहता है मैंने बूथ की टीम नहीं बनाई। जो हारे भी है ना, या जो सफल नहीं हो पाए, एक दो लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं आपकी वजह से होगा। मैंने अच्छा हो सकता है भाई, मैं तो मान ही रहा हूँ मेरी गलती है, आप बताओ बूथ की टीम बनाई थी आपने? फंस जाते हैं वो करे वहाँ नहीं पे। बनाई। मैंने पता थी आपको, मैंने ट्रेनिंग में बताया था बूथ टीम बनाई, कहना हाँ बताया था, मैं क्यों नहीं बनाई? आप लोकसभा लड़ रहे थे, विधानसभा लड़ रहे थे, तो आपको बूथ तो पता थे कितने, हर बूथ पे 10 लोगों की टीम बनानी थी, वो टीम आपने क्यों नहीं बनाई? चलो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ कि मैं आपको फंड रेजिंग उतना नहीं कर पाया, मैं हो सकता है आपको और बढ़िया चीज देता, लेकिन अपना पार्ट तो पूरा कर लेते। और जो समझते हैं इस बात को, मानते हैं हाँ यार सर ने भी प्रयास किया, मैंने भी किया, हम सफल नहीं हो पाए, तो वो ब्लेम ज्यादा नहीं करते हैं। बट मैं इस पे मैं जाता नहीं, मैं कहता हूँ भाई गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी स्वीकार हैं। सर आइडेंटिफाई तो आपको कर ही लेते होंगे ना आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हाँ, पार्ट की, ये मेरे को अगर हारा तो ड्यूरिंग blame- ट्रेनिंग भी बहुत लोगों को मैंने मना किया। बहुत लोग हैं मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑफ रिकॉर्ड भी बोल देंगे, ऑन रिकॉर्ड भी बोलते हैं कि सर मैं चुनाव लड़ने जा रहा था, तैयारी भी हो गई थी, सब कुछ था, लेकिन सर ने एंड मोमेंट पर कहा नहीं बेटे मत लड़, क्योंकि तेरे लिए ये चुनाव लड़ना ठीक नहीं रहेगा। और उन्होंने मानी भी, मैं भी उनका एहसानमंद हूं कि उन्होंने मेरी बात मानी। रिस्पेक्ट मैं ट्रेनिंग में पैसा खर्च कर दिया, आने जाने में पैसा खर्च हो गया, 2-3 साल लग गए, उसके बाद उन्होंने मेरी ये बात मान ली, ये भी बड़ी बात है। अगर वो ना मानते तो मैं क्या करता, मैं कहता चलो भाई लड़ो, जो भी होगा करेंगे। उन्होंने मेरी बात मानी कि नहीं यार अगर सर कह रहे हैं, या शायद उन्हें भी समझ में आया कि हाँ सर सही कह रहे हैं कि परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ है। तो दोनों तरह के लोग हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ जिद्दी होते हैं, कुछ हमें गालियां देने लगते हैं। तो कहता हूँ भाई गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी स्वीकार हैं, क्योंकि सब यहीं से तो लिया है हमने भी। बहुत बढ़िया। समाज को दे रहे हैं, समाज को ट्रेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बट साधारण लोगों को राजनीति में आने का भी कोई मार्ग नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। मैं चाहता हूँ, सच में मेरी दिली ख्वाहिश है कि बिना पैसे के लोग चुनाव लड़ पाए, आम इंसान सांसद विधायक बने, बट वर्तमान में कोई मार्ग नहीं है। बहुत लाइक इम्पॉसिबल रूट दिख रहा है कि मार्ग ही नहीं है, कोई नहीं। रास्ते छोड़े नहीं। जब से मतलब पैसे का रोल इतना हो गया अब राजनीति में कि कार्यकर्ता भी फ्री में काम नहीं करता भाई। सबको जरूरत है सर पैसे की। जरूरत जिन्हें नहीं है वो भी मांगते हैं, वो पैसा नहीं मांगते, वो दारू मांगते हैं। बताओ ये तो हर इलेक्शन की कहानी है सर। हाँ, वो कहते हैं भाई बोतल तो देनी पड़ेगी। अब भाई जी। जो दारू नहीं पीता वो कहाँ से बोतल लाए? वो क्या बोले भाई 500-1000 रुपए ले जा, और क्या करे। और सर एक चीज ये बताइए मेरे को कि राजनीति सिर्फ महिलाओं के लिए भी है या पुरुषों के? पुरुष बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे सांसद और नहीं, विधायक। ऐसा नहीं है। अभी तो देखो, अब तो महिला रिजोल्यूशन बिल संसद जी। में पास भी हो गया है। उम्मीद है कि अगले 5 वर्ष में उस पर कुछ काम होगा, या 2034 तक तो जरूर महिलाओं के लिए आरक्षण आ जाएगा, आना भी चाहिए। हमारा समाज में क्या है, महिलाओं को ना, खासकर से अगर मैं यूपी बिहार इधर की जी। बात करूं, यहाँ घर में रखा जाता है, घर की भी ज्यादा जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। अब वो राजनीति में आएंगी तो मतलब थोड़ा मुश्किल तो रहेगा उनको। फिर महिलाओं के लिए वैसे भी चैलेंज रहता है, फिजिकली भी थोड़ा चैलेंज रहता है, उनको लीव ज़्यादा चाहिए। पुरुष
24/7 काम कर पाते हैं। अब मेरी बहन बेटी हो और रात को 12 बजे आ रही हो और सुबह 5 बजे फिर निकल जाए, तो 1-2 दिन तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट रोज कैसे कर लें? बट पॉलिटिशियन का तो रूटीन ही है। लोगों की मेंटालिटी ऐसी है आज की डेट में। और सर वो महिला पे गलत महिला की आरोप लगा सुरक्षा भी देंगे। बहुत मैटर हाँ, करती है आज की डेट में। सुरक्षा तो चलो अब हो गई काफी हद तक अब, हाँ जी, लेकिन आरोप लगा देंगे। कैरेक्टर असैसिनेशन आसान है। अच्छा, पुरुष पे आरोप लगा दो तो कहते हैं यार लड़के तो ये ऐसे तो वही होते बात हैं। होगी ना, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए, किसी को भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर कर सकते हैं। करते हैं भाई। कोई लड़की आपसे खुल के बात कर रही है, जी, राजनीति में आपके साथ चल रही है, आना जाना साथ कर रही है, वो तो भाई या कजन या जो भी मान रही है, जी, समाज क्या कहे कुछ तो है, इसके साथ क्यों, ऐसा क्यों? तो ये इसलिए महिलाएं बेचारी डर जाती हैं। अच्छा, जो बोल्ड हैं वो स्वीकार कर लेते हैं इस बात वो को, आज बोल लो जो मर्जी राजनीति बोलो, में है। वो सफल हो जाती है। उन्होंने वो सब झेला। मैं एक सफल राजनेता की बात कर रहा हूँ, महिला की। उसने ये बोला कि मैंने बहुत कुछ झेला लेकिन मैं अड़ी रही, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। आपकी बात से सर मैं थोड़ा इंटरलिंक कर पा रहा हूँ, लाइक कंगना रनावत, वो भी, उनका भी एक बोल्ड, बहुत बहुत है ऐसी बहुत महिलाएं। स्ट्रांग है। और मैं समझता हूँ कंगना को भी मैं अप्रिशिएट ही करता हूँ कि जी। उसने भी जितना झेला, वो चलो वैसे तो असॉल्ट नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन फिर भी उसको मेंटली, उसके बिजनेस को, ऑफिस को, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और ठीक है, उनकी एक आइडियोलॉजी है भाई। मैं ये मानता हूँ अगर कंगना नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करती हैं जी, तो हमें इस बात को स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो बहुत लोग करते हैं ना। करेक्ट। और अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगती है तो आप अपना तर्क को स्ट्रॉन्ग करो ना यार, बजाय कि आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, उसकी फोटो गलत डाल दो। भाई वो एक्ट्रेस थी तो वो ऐसे हर कपड़े किसी का पहनेगी पास्ट ना, होता है वो सर, ऑब्वियसली। भाई वो ऐसे कपड़े पहनेगी। बिल्कुल। अब आप वो फोटो डाल के जी आज सांसद देखो जी ऐसे कपड़ों में थी, अरे भाई वो तब थी। और ये सिर्फ कंगना की बात नहीं है। कंगना तो चलो ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा बोल्ड है, वो कल भी है, कुछ भी बोल देती है, आजादी 2014 में मिली, वो मैं इसको एंडोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के साथ ही है। वे मानते हैं कि महिला राजनीति में तो गलत ही होगी, महिला है तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है, महिला है तो ये फ्रीली अवेलेबल होगी, महिला है तो इसका शोषण कर दो, कोई कुछ बोलेगी नहीं। और शायद इसलिए अच्छी महिलाएं डरती हैं। सर आसान हो जाता है शायद राजनीति में एक वुमेन को गिराना, बेसिकली देखा जाए। हर जगह, व्यापार में भी तो है। हाँ जी, भाई राजनीति को ही क्यों दोष दें? व्यापार में भी तो कोई महिला आपके साथ होती है तो लोग उसका गलत बोल देते हैं, बट वो सामने हाईलाइट नहीं होता है। राजनीति में क्योंकि 24/7 कैमरे हैं तो वो दिख जाता है कि अच्छा ये साथ में है, तो इसका मतलब इनकी कुछ सेटिंग चल रही है। एग्जैक्टली। तो महिलाओं के लिए थोड़ा चैलेंज ज्यादा है, बट मैं फिर भी अपनी बहनों को, बेटियों को कहूंगा इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शुड कम इनटू पॉलिटिक्स। मैं आपकी मदद करूंगा। बहुत सारे अच्छे लोग हैं राजनीति में जो गाइड करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। पार्टियों में बहुत अच्छे नेता हैं, तो अपनी पार्टी में ऐसे नेता को चुनिए जो नेता वाकई अच्छे हो और वो आपको गाइड करेंगे। तो डरना नहीं है। और देखो, महिला रिजर्वेशन बिल का मैं क्यों समर्थन करता हूँ जी, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब हमने ग्राम प्रधान में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करी, जब हमने निगम में 50% करी, तो लोकसभा में क्यों नहीं 50%, विधानसभा में क्यों नहीं 50%? आधी आबादी है भाई, बराबर का हक होना चाहिए उनका। बिल्कुल सही बात। आधी सीटें उनको होनी चाहिए, आधी पुरुषों के लिए रिजर्व कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं महिलाएं ज्यादा डोमिनेट कर जाएंगी तो बोल दो 50% सीटें पुरुष होंगी, 50% महिला होंगी। पुरुष सीट पे महिला नहीं लड़ेगी, महिला सीट पे पुरुष नहीं लड़ेगा। बराबर अधिकार दो उनको। तो क्या लगता है कब तक ये चीजें सॉल्व होंगी? देखिए, मोदी जी ने किया तो है, जो पुराना अटका हुआ था कांग्रेस ने उसको पास कर दिया था जी। लोकसभा से, मोदी जी ने राज्यसभा से पास किया, महिला रिजर्वेशन बिल आ गया है। बट अब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता है। शायद वेट कर रहे हैं 2029 के चुनाव का, उसमें हो जाए, या डिलिमिटेशन का शायद वेट कर रहे हो, डिलिमिटेशन के बाद हो जाए। होना चाहिए परफेक्ट। और इसको 50% ही करना चाहिए। भाई आधी आबादी है तो बराबर हक होना चाहिए ना। बिल्कुल। एक तरफ तो आप बोलते हो जितनी जिसकी संख्या है उतना उसका रिप्रेजेंटेशन हो, और इनकी तो पता है आधी है फिर उनको 33% देकर टरकाना, तो ये तो ठीक नहीं, गलत है ये चीज। बिल्कुल। तो चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आई गेस आपने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही खूबी से दिए और ऑडियंस को बहुत कुछ इससे कहते हैं ना ज्ञान देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। एंड सर एक चीज मैं आपसे जैसे पूछना चाहूंगा, सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो पार्टीज होती है वो बहुत ज्यादा ना फेक प्रोमिसेस कर देते हैं, तो ये भी आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग का पार्ट है? आप रिकमेंड करेंगे ये चीज? क्योंकि सर वो बाद में फुलफिल नहीं कर पाते। ट्रेनिंग का पार्ट तो मतलब कैसे बोलूं, ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन हाँ स्ट्रेटेजी का पार्ट है। स्ट्रैटेजी का, हाँ, ट्रेनिंग का तो नहीं कह सकता, बट ये नेताओं की या पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजीज होती है। देखो, जनता भी क्या चाहती है, जनता का भी एक माइंडसेट है। जनता को ये पता है जो नेता कह रहा है वो पूरा तो करेगा नहीं, तो जितना कह रहा है उससे आधा ही करेगा। तो नेता को जब पता है पहले कि ये मेरा आधा ही मानेंगे, तो नेता अगर सच बोले
कि मैं 1 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, तो लोग मांगेंगे 50,000 को देगा। तो नेता पहले ही बोलते हैं 10 लाख को दूंगा, तो कहते हैं चल 5 लाख को तो दे देगा। राइट तो वो राइट। स्ट्रेटजी होती है, और झूठ नहीं बोलते नेता। मैं इसको नहीं कहता भाई आप नेताओं पे आरोप लगा दो नेता झूठ बोलते हैं। नेता तो वो बोलते हैं जो जनता सुनना चाहती है। तो जनता ही झूठ सुनना चाहती है, तो हम क्या करें भाई? जनता को ही यही पसंद है, फेक प्रोमिसेस हो। जनता को बड़ी बड़ी बातें पसंद है। जनता हार्श रियलिटी को स्वीकार नहीं करना चाहती। क्या कोई भी सरकार, वर्तमान सरकार छोड़ दीजिए, कल कांग्रेसी सरकार आ जाए, कोई और आ जाए, क्या कोई भी सरकार सभी लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है? सर सभी लोगों को तो पॉसिबल नहीं है। जो जितने लोग बेरोजगार हैं सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, करेक्ट। और ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपको नहीं जी हर बेरोजगार को हम सरकारी नौकरी देंगे, ये वादा करो, क्योंकि हर बेरोजगार ये सुनना चाहता है। करेक्ट। क्या महंगाई कोई सरकार मिटा सकती है? महंगाई कभी समाप्त नहीं हो सकती, कम या ज्यादा हो सकती ऊपर है। नीचे हो सकती है, समाप्त तो नहीं हो क्या सकती गरीबी सर। समाप्त हो सकती है? नहीं सर। लेकिन बहुत जनता मुश्किल सुनना है। चाहती है गरीबी हटाओ नारा देना, सुनना चाहती तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दे दिया। जो Correct, आप correct. सुनना चाहते हो। राजनेता बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था एक पॉडकास्ट में कि सब राजनेता जाति धर्म पे समाज को बांटते हैं। जी। मैंने कहा नहीं, राजनेता नहीं बांटते। समाज ऑलरेडी जाति धर्म पे बटा हुआ है, राजनेता उसका उपयोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। ओके। राजनेता बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है कि तुम बटे हुए हो समाज में, बटे हो जाति धर्म में। तो जब तुम बटे हुए हो तो बटे हुए को बांटने में क्या? उन्होंने वही पॉइंट पकड़ लिया जो ऑलरेडी स्प्रेड है। स्प्रेड है, तुम उसको ठीक ही नहीं करना चाहते। तुम कह दो हम नहीं बटेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी को जनता के दबाव में या राहुल गांधी जी के दबाव में आकर के जातिगत जनगणना करानी पड़ी जी। और बीजेपी या उसके नेता, बहुत सारे नेताओं के बयान हैं, वो जातिगत जनगणना का पूरा विरोध कर रहे थे। मीडिया पूरा विरोध कर रहा था, बता रहे थे तो समाज को बांट देंगे, हम तो एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो ये होगा, ये नारे दे रहे थे। जी करेक्ट। अब वही नरेंद्र मोदी जी ने आके जातिगत जनगणना कर दी। क्यों? अब आप कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नहीं, गलत नहीं कर रहे। उन्हें समझ में आया कि अगर मैं सत्ता में रहना चाहता हूं या मुझे सत्ता मिली रहे तो मुझे ये करना जरूरी है। तो वो स्ट्रेटजी है उनकी। लोग कह रहे हैं पलट गए, यू टर्न ले लिया, ये ले लिया। अरे भाई वो स्ट्रेटजी का पार्ट है। ऑल्दो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं इस जातिगत जनगणना नरेंद्र मोदी के कराने का लाभ राहुल गांधी को मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिलेगा। ओके। क्यों? क्योंकि हीरो तो वो है ना। एग्जैक्टली। क्योंकि मुद्दा तो उनका था ना, जी। उठाया तो राहुल गांधी जी ने था ना। तो राहुल गांधी को लाभ हो रहा है। अब क्या हो रहा है? सोचो कितनी दुविधा की स्थिति है बीजेपी वालों की। समस्या का समाधान भी कर दिया, क्रेडिट भी नहीं ले रहा है, मिल नहीं रहा क्रेडिट। नहीं लिया सर, मिल ही नहीं रहा क्रेडिट। और खुद ही कह रहे हैं बीजेपी के नेता हमने तो विपक्ष का मुद्दा समाप्त कर दिया। अरे इसका मतलब तुम्हारे पास अपना मुद्दा भी नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। ये क्यों बोल रहे हो कि हमने विपक्ष का मुद्दा समाप्त कर दिया? तुम बोलो हम भी चाहते थे, और था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो जातिगत जनगणना का समर्थन करते थे जब कांग्रेस विरोध करती थी। तुम बोलते थे हमारे पुराने नेताओं का था, हमने मान ली ये बात। तो राजनीति में ऐसा नहीं झूठे वादे किए जाते हैं, स्ट्रेटजी होती है। जिसकी स्ट्रेटजी हिट हो गई वो जीत जाएगा। और कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है। चुनाव जीतने का कोई भी फिक्स रूल नहीं है। और कोई ये सोचता हो कि मैंने एक बार चुनाव जीत लिया अब अगली बार वही स्ट्रेटजी चलेगी, ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ सर बदलनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से बदलेगी, राज्य के हिसाब से बदलेगी, उम्मीदवार के हिसाब से बदलेगी, पार्टी के हिसाब से बदलेगी, सिचुएशन के हिसाब से बदलेगी, मुद्दों के हिसाब से बदलेगी। हर बार रणनीति बदल जाएगी। और जिसे नहीं पता वो फंस जाएगा, वो कहेगा यार ये तो कहाँ आ गया मैं राजनीति में। सही सही। तो सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि चुनाव जीतने के लिए एक आसान तरीका, उसके लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज बताइए, कुछ स्ट्रैटेजीज। देखो स्ट्रैटेजीज तो ट्रेनिंग में ही होती हैं, लेकिन हाँ जैसे मैं बता देता हूँ 2 स्ट्रैटेजीज जरूर बता देता हूँ जो सबके काम आएंगे, आप भी समझिए और जिन्हें इंटरेस्ट है राजनीति में, इन 2 पर तो जरूर काम करना है। ओके। बूथ जीता तो चुनाव जीता, जो मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बूथ को जीतना है। अगर कोई भी रणनीति बनाई जाए तो बूथ लेवल पर स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करना, उसको इंप्लीमेंट करना और उसका वहीं पर रिजल्ट देखना, और हर बूथ के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाए। ओके। क्योंकि अगर बूथ जीतेंगे तो ही चुनाव जीतेंगे, चाहे पार्टी के उम्मीदवार हो, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, चाहे पार्टी का लहर चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो। मैं अक्सर बोलता हूं कि बहुत तेज आंधी चल रही हो और आप ट्यूब लेकर खड़े हो जाएंगे, ट्यूब में हवा नहीं जाएगी क्योंकि उसमें वॉल लगा हुआ है। तो क्या होगा? एक पंप चाहिए। पंप कौन है? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता कौन? जो बूथ पे बैठा है। बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो बूथ पर 2 तरह के लोग होंगे, एक जो चुनाव वाले दिन बूथ के अंदर बैठेंगे, और एक चुनाव के समय में 15 दिन 20 दिन बूथ पर काम करेंगे। दोनों टीमों को बनाइए, पहली स्ट्रेटजी।
ओके। दूसरी सबसे जबरदस्त चीज जो लैग भी करती है और जिसके कारण चुनाव हार जीत का अंतर बन जाता है, क्या? पॉलिटिशियन काम तो करा लेते हैं सब, फॉलो अप और फीडबैक सिस्टम नहीं होता। जैसे किसी नेता ने कहा होर्डिंग लगनी है, दूसरे ने कहा हाँ जी लग गई, चेक करा ही नहीं कि लगी नहीं लगी, कितनी लगी नहीं लगी। उनका एक मैकेनिज्म होता है, हम शीट देते हैं जिसको क्रॉस चेक शीट बोलते हैं, चुनाव में क्या क्या काम करने हैं। तो जो इलेक्शन मैनेजर होता है उसके पास वो शीट होनी चाहिए चेकलिस्ट की, उसमें सारे कामों पे टिक मार्क लगेगा और टिक मार्क विद प्रूफ लगेगा। बूथ टीम हो गई, हाँ जी हो गई, बूथ पर सामान बांटना था बांट दिया, पैसा बांटा बांट दिया, ये काम हो गया, ये वाला काम हो गया, वेरिफिकेशन हो गया वोटर का, नहीं हुआ तो क्रॉस चेकिंग बेसिकली। क्रॉस चेक मतलब फॉलो अप और फीडबैक। ओके। कि ग्राउंड से क्या फीडबैक आ रहा है और उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। कोई बुला रहा है जी मेरे नेताजी को बुला दो मीटिंग करनी है, बुलाया ही नहीं आपने, वो नाराज होकर बैठ गया। अब चुनाव में वोट मांगने के नेताजी वो कह रहे मैंने बुलाया था, नेताजी कह रहे मुझे तो पता ही नहीं क्योंकि सिस्टम नहीं था ना। राइट। अगर सिस्टम होता तो शायद वो चुनाव जीत जाता वहां पर या उसको मना लेता। तो ये स्ट्रेटजी और इसके तरह की मतलब बहुत सारी, जैसे मैं कह रहा हूं कि मोटे मोटे तौर पर 50 रणनीति हम देते हैं। ओके। और 50 रणनीति सोचिए, अगर 2 रणनीतियों से लोगों को इतना असर मिलता है कि चुनाव में हार जीत का अंतर होता है, तो 50 में क्या हो जाएगा। और फिर सिर्फ देते नहीं रणनीति, उसने सही इंप्लीमेंट की कि नहीं की उसको जाके क्रॉस चेक भी करते हैं। मैं चला जाता हूं, मेरी टीम चली जाती है, इलेक्शन मैनेजर आ जाते हैं, हाँ भाई दिखाओ, तो कैंडिडेट की टीम को भी डर रहता है भाई कोई भी आगे चेक कर लेंगे, काम करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। क्योंकि चुनाव में ज्यादातर लोग सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते। तो हम चाहते हैं जो काम कर रहा है उसे आगे लाया जाए, जो बातें कर रहा है उसको पीछे कर दो। कुछ लोग अपना जेब गर्म करने के लिए भी फायदा उठा लेते हैं। भाई चुनाव का तो समय ही है, पैसे का समय है। लोग कहते हैं पार्टी बांट रही है पैसा, पार्टी भी बांट रही है, उम्मीदवार भी बांट रहा है, कार्यकर्ताओं भी बांट रहे हैं ले लो, कमाई का समय है। तो राइट, नेताओं के लिए सबसे बढ़िया कमाई का समय चुनाव का समय है, जो छुटभैया नेता है जी। तो कहते हैं, और नेता को लूट रहे होते हैं। नेता भी क्या करे, खुशी खुशी लुटता है वो। चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार खुशी खुशी अपना अत्याचार सह रहा होता है, क्योंकि आपने एक ऐसा नोट तो उसे खर्च करनी पड़ेगी। और किसको मना करेगा? कोई बोले शराब चाहिए जी, मना कर देगा, काम नहीं करेगा सर काम उनके लिए। और वो बांटे ना बांटे वो लगवाते, लेकिन वो मना तो नहीं करेगा। और सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि लेट सपोज किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल है ही नहीं, फैमिली में एक का भी कोई लिंक नहीं है पॉलिटिकल। अपने बारे में पूछ रहे हो, सीधी सी बात बोलो ना, आप बिल्कुल फ्रेश हो बिल्कुल। मेरे को इलेक्शन लड़ना है, मैं लड़ सकता हूं। देखो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए चैलेंज ज्यादा है। मैं इस बात को मतलब झूठ नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू बनी होती है। मान लो मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी फेस वैल्यू है, मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति है, लोगों को पता है। कल को मेरा बेटा या बेटी राजनीति में आता है तो उनको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको कुछ लोग सुनने वाले मिल जाएंगे, उनको बूथ की टीम वहां नहीं बनानी होगी जहां MP MLA मैं हूं या मेरी परिवार का कोई है जी। जिसका कुछ नहीं है उसे तो बूथ ही नहीं पता। आपको बूथ ही नहीं पता, आपको बूथ लेवल मैनेजमेंट सिखाने से पहले मुझे बूथ सिखाना पड़ेगा कि पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ में क्या अंतर है, पोलिंग बूथ पर कौन सी 9 टीमें काम करेंगी, वो 9 टीमें बनेंगी कैसे, आप लेमैन हो नए हो जोड़ेंगे कैसे लोगों को। तो नए लोगों के साथ बड़े चैलेंज है। नए लोगों को लगता है कि बहुत आसान है क्योंकि बाहर से राजनीति देख रहे होते हैं, जब अंदर घुस जाते हैं तब समझ आता है ये तो फंस गया यार मैं। अच्छा राजनीति में यूटर्न भी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आप गए और थोड़ी देख के फिर यार छोड़ राजनीति, फिर लोग शिकार बोलते हैं अरे पैसा लगा के आ गया, बर्बाद करके आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ जो नए लोग हैं वो तो जरूर सीखें, और पुराने लोग जब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, सोचो क्यों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट सिखा रहे हैं, प्रचार के आधुनिक तरीके सिखा रहे हैं, परंपरागत तरीके, पुराने ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रमोशन भी सीख रहे हैं, मॉडर्न वेज ऑफ प्रमोशन भी सीख रहे हैं। वो अपने बच्चों को जब ट्रेन कर रहे हैं तो मूर्ख नहीं है नेता, जबकि वो खुद है राजनीति में, फिर भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं यार मेरा बेटा बेटी शिकार ना बने राजनीति का। नए लोग ऐसे आ जाते हैं, उन्होंने सुन लिया कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतेंगे, और पहला हारने के लिए लड़ेंगे, ठीक है लेकिन हार भी तो सम्मानजनक हो जी। विधायक का चुनाव लड़ा 330 वोट मिले, क्या करोगे? सांसद का चुनाव लड़ा 1000 वोट मिले, क्या करोगे? बहुत ऐसे सांसद हैं, बहुत एग्जाम्पल है, चुनाव लड़ रहे हैं बस बेवकूफी में। तो उनको मैं समझता हूँ अगर रोड मैप मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए तो ठीक है, लेकिन नए लोगों में वैल्यू कम है ट्रेनिंग की। वो पुराना एग्जाम्पल देते हैं, नरेंद्र मोदी ने कौन सा ट्रेनिंग ली है, बात सही है, बट नरेंद्र मोदी ने 50 साल भी तो दिए है। बिल्कुल सही बात। भाई प्रधानमंत्री बनने से पहले वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री किस उम्र में बने? 50 साल की उम्र में। 50 साल एक आदमी ने अपने मानो 10 साल की उम्र से करा संघर्ष, तो 40 साल का संघर्ष भी तो करा।
या तो तुम 40 साल का संघर्ष करो, फिर मत लो ट्रेनिंग। और तुम चाहते हो 40 साल का संघर्ष भी नहीं करना और ट्रेनिंग भी नहीं लो, तो कोई तो मार्क होगा। पार्टी में रहो, संगठन में रहो, 20 साल काम करो, सीख लो ये सारी चीजें। कोई मैं रॉकेट साइंस तो सिखा नहीं रहा, करेक्ट, वही सिखा रहा हूं जो पार्टी में हो रहा है। 20 साल लगा के सीखना है या 2 साल लगा के सीखना, वो आप तय कर लो। तो सर ऐसा आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई कैरेक्टर फ्यूचर में कभी देखने को मिलेगा बिल्कुल। उनके बाद? इंदिरा गांधी जैसा कैरेक्टर अभी तक नहीं आया हमारे पास, सोचिए ना जी। तो अभी तो हमें इंदिरा गांधी हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एग्जाम्पल है, तो नरेंद्र मोदी जैसे जरूर लोग आएंगे, आने भी चाहिए। और विचारधारा अलग होती है तो कई बार हमें लगता है कि यार ये व्यक्ति खराब है, अच्छा है। विचारधारा से अलग हटके अगर आप व्यक्ति को देखोगे ना, संघर्ष तो है यार। 40 साल तक संघ का कार्यकर्ता रहना, वहां सीखना, फिर 12 साल मुख्यमंत्री रहना, फिर प्रधानमंत्री 11 साल रहना, ये आसान जीवन नहीं है। लोग कहते हैं परिवार छोड़ दिया, क्योंकि परिवार बसता नहीं। जिनका परिवार है भी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान सांसद विधायकों में से 80% के पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे नहीं है। वो परिवार को समय नहीं दे पा रहे, वो दिल्ली रह रहे हैं, परिवार वहां रह रहा है, क्या करें। बच्चे भी यूज्ड टू हो गए हैं, वाइफ भी समझ गई है कि यार ये तो संभव ही नहीं है कि हम साथ रह पाए। फैमिली रिलेशन भी इम्पैक्ट, रिलेशन भी, टाइम नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए भाई। सांसद विधायक मतलब आप जनता के हो गए, और आपका परिवार कितना बड़ा परिवार, वो 2 लाख 3 लाख वोटर का परिवार। बहुत बहुत सही बात कही है। लोकसभा में 20 25 30 लाख वोटर का परिवार, 5 लाख घर हैं एक लोकसभा में, सोचो इतने बड़े लोगों का एक प्रतिनिधि। तो ये तो चैलेंज है, रहेगा। और इसको ठीक है, नेताओं को जो राजनीति में आ रहा है नया या पुराना, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा परिवार है, तभी वो सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। गॉट इट सर, गॉट इट। आई गेस सारे क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए एंड बहुत ही खूबी से दिए। और ये पॉडकास्ट आई गेस हर एक उस इंसान को देखना चाहिए जो पॉलिटिकल लाइन में आने वाला है। हाँ, या पॉलिटिक्स में है, जो वो भी, या पॉलिटिक्स में है, या जिसको पॉलिटिकल ट्रेनिंग की भी जरूरत है। बिल्कुल। और जिसको देखना चाहिए कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं इसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा एक आदमी नहीं होता, एक पूरी टीम होती है जो काम करती है। तो ये माइंडसेट लोगों को आई गेस चेंज करना पड़ेगा, चेंज भी करना पड़ेगा। और ये बात समझनी पड़ेगी कि आसान नहीं है, राजनीति थोड़ा मुश्किल काम है, मतलब हर कोई नहीं कर पाएगा। करनी चाहिए हर किसी को, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, लेकिन इट्स नॉट वेरी इजी। बहुत केक वॉक नहीं है राजनीति, चाहे वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं पॉलिटिशियन, उनके बच्चों के लिए या नए आने वाले हैं। राजनीति इतनी आसान नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल काम है, शायद बहुत मुश्किल आम इंसान के लिए कह सकते हैं मुश्किल। तो सर बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपने पॉडकास्ट यहाँ तक देख लिया, बहुत बहुत थैंक यू। एंड मिलते हैं ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ अगले पॉडकास्ट में। एंड दिस इज शुड बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू।